अगर मेटल ही ना हो तो क्या हमारे फोन, फैन, बाइक्स एग्जिस्ट कर पाएंगे? नहीं। अगर नॉन मेटल नहीं होगी तो हम सांस ही नहीं ले पाएंगे। तो आज ही हम इस चैप्टर में मेटल एंड नॉन मेटल में इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं और हर एक टॉपिक को डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं मेटल के कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं। आप जानते हो आयरन है, गोल्ड है, ठीक है, मरकरी भी एक मेटल है, लेकिन बहुत सारे लोग डायमंड को भी मेटल बोलते हैं बिकॉज ऑफ शाइन, क्योंकि मेटल लश्रस होते हैं और डायमंड भी लोगों को लगता है कि कैसा होता है, लश्रस होता है। पर डायमंड एक नॉन मेटल है, ये कार्बन का एक एलोट्रॉप होता है। जब इस पर लाइट फॉल होती है तो होता है रिफ्लेक्शन, जिसकी वजह से इसमें शाइन प्रोड्यूस होता है। लेकिन जो मेटल्स होती है उनके पास अपनी खुद की शाइन होती है, इसलिए वो लश्रस होती है, क्योंकि इनके पास फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आई गेस आपको ये समझ आ गया होगा। जल्दी से हम अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, जहां पे हम पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, या फिर कह सकते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। तो फर्स्टली मैंने जैसे आपको बताया मेटल कैसी होती है, लश्रस होती है। सब जानते हैं मेटल को पीट पीट के थक जाओगे, है ना, टूटेगी नहीं इतनी आसानी से। तो कैसी होती है, हार्ड होती है। एंड जैसे आप पीटोगे हैमर से तो एक थिन शीट में कन्वर्ट हो जाती है। इसका मतलब है कैसी होती है, मेलिएबल होती है। बिल्कुल सही। वायर बनते हैं मेटल्स के, तो उसका मतलब है डक्टाइल होती है। तो हमें क्या क्या पता चला, मेलिएबल, डक्टिलिटी, सोनोरस एंड लस्ट्रस। मतलब अगर आप मेटल को पीटेंगे तो एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होगा, जैसे हम कहते हैं मेटल्स आर सोनोरस। ठीक है। तो अगर मैं बात करती हूँ इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, वो भी क्या होता है, बहुत हाई होता है। अपनी गैस पर लोहे को पिघला कर देखो, पिघलेगा? बिल्कुल नहीं पिघलेगा। लोहे की कढ़ाई में तो मम्मी खाना बनाती है, लोहे के तवे पर मम्मी रोटी बनाती है, पर वो तो पिघलता नहीं है। तो उसका मतलब ये नहीं है कि पिघलेंगे नहीं जिंदगी में कभी, पिघलते हैं भाई, बट हीट हमें ज्यादा देनी होती है। इसका मतलब ये हुआ कि मेटल का जो बॉइलिंग पॉइंट है या मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत हाई होता है। इज इट क्लियर? अब बात करते हैं कि मेटल के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये लश्रस तो है, साथ ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने में हेल्प करती है। जितने भी घर में वायर्स लगाए जाते हैं, कॉपर वायर्स होते हैं जनरली, राइट, या फिर कभी कभी एल्यूमिनियम वायर की भी चीजें बनाई जाती हैं। क्यों? क्योंकि मेटल्स क्या करती है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है, तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है। जल्दी से हम देखते हैं इन सारे टॉपिक्स को। सबसे पहले रूम टेम्परेचर पर सारे सॉलिड होते हैं एक्सेप्ट मर्करी। पहले थर्मोमीटर आते थे ना, जिसमें ग्रे कलर की लाइन आपको नजर आ रही होती थी, है ना, सिल्वर जैसी, तो वो क्या होता था, मर्करी होता है। मर्करी एक ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है। बाकी सारे मेटल सॉलिड होते हैं। अभी भी एक चीज एक्सेप्शन है, वो क्या है, गैलियम और एक सीजियम, दो ऐसे मेटल है जैसे ही अपने हाथ में रखेंगे मेल्ट हो जाएंगी। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो उनका जो बॉइलिंग पॉइंट है या मेल्टिंग पॉइंट अगर बोला जाए वो बहुत कम है। अगर जैसे ही मैं अपने हाथ पे रखूंगी वो मेरी हीट को लेकर, मेरी हैंड की हीट को लेकर ही मेल्ट हो जाते हैं। और कैसे हो जाते हैं, लिक्विड हो जाते हैं। बट मरकरी को हमें अपने हाथ में लेने की जरूरत नहीं है, वो हमारे रूम टेम्परेचर पर ही क्या होता है, ऑलरेडी लिक्विड होता है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे इसके बारे में लिखा हुआ है, बाकी गैलियम और सीजियम मैं ऐड कर देती हूँ उधर। गैलियम एंड सीजियम हमारी हैंड हीट को लेकर क्या हो जाते हैं, लिक्विड हो जाते हैं। आसान है। बाकी अगर मैं नॉन मेटल्स की बात करती हूँ तो नॉन मेटल में सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों स्टेट होती है। मेटल कोई भी गैस फॉर्म में नहीं होती, हमेशा सॉलिड होती है। एक ही मेटल है जो लिक्विड थी, वो है मरकरी। बाकी दो मेटल जिसका नाम है गैलियम एंड सीजियम, ये दोनों हमारी हैंड की हीट को लेकर लिक्विड हो गए थे। लेकिन जब बात करते हैं हम किसकी, नॉन मेटल की, तो नॉन मेटल सॉलिड्स होते हैं, गैसेस होते हैं, बट एक ही नॉन मेटल है जो लिक्विड है, जिसे कहते हैं ब्रोमीन। तो ब्रोमीन आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन आ जाता है कि ऐसी कौन सी नॉन मेटल है जो लिक्विड है। तो एक्सेप्ट ब्रोमीन बाकी सारी नॉन मेटल या तो सॉलिड या फिर गैस होते हैं। नेक्स्ट है अपीयरेंस, देखने में कैसे लगते हैं, जैसे अभी मैंने आपको दोनों रिंग दिखाई, तो मेटल्स कैसे होते हैं, लश्रस होते हैं। लेकिन नॉन मेटल कैसे होते हैं, डल होते हैं, नॉन लश्रस होते हैं। ठीक है। अभी हम इसके एक्सेप्शन पढ़ेंगे, जिसमें आयोडीन आएगा। आयोडीन एक ऐसी नॉन मेटल है जो कैसी है, लश्रस है, शाइन प्रोड्यूस करती है, इसकी खुद की शाइन होती है, रिफ्लेक्शन की वजह से नहीं। डायमंड में किसकी वजह से हो रही है, इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से। हार्डनेस की बात करते अभी आपको बताया था, मेटल को आप कितना भी पीटो टूटती नहीं आसानी से, तो कैसी है, हार्ड होती है। फिर से एक्सेप्शन है सोडियम एंड पोटेशियम, ये दो एक ऐसी मेटल हैं जो बहुत ज्यादा सॉफ्ट होती है, इन्हें अगर आप चाकू से भी कट करेंगे तो कट हो जाती है इजिली। लेकिन जब मैं बात करती हूँ नॉन मेटल्स की, दे आर ब्रिटल इन नेचर। जैसे ही अगर आपने चौक पर हथौड़ा मारा या डस्टर भी मार दिया, चौक टूट जाती है, मतलब नॉन मेटल है। और नॉन मेटल हमेशा कैसे होते हैं, ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल का मतलब समझ गए ना,
जो टुकड़ों में टूट जाते हैं, ठीक है। डायमंड जो होता है एक ऐसी मेटल है जिसे आप तोड़ना भी चाहेंगे आसानी से टूटेगा नहीं, तो ये एक्सेप्शन है। डायमंड कैसा होता है, हार्ड होता है, ठीक है। मेलिएबिलिटी की बात करते हैं, तो मेलिएबल अभी बताया था मैंने आपको, अगर पीटेंगे तो थिन शीट में कन्वर्ट हो जाएंगे। आपने देखा ना एल्यूमिनियम फॉइल आती है, बर्फी आती है, काजू कतली आती है, अब देखते हैं सिल्वर का वर्क लगा होता है, इतना पतला कर दिया होता है हमने पीट पीट कर कि जो सिल्वर है उसकी शीट कन्वर्ट हो गई है। तो मेटल्स आर मेलिएबल इन नेचर, बट नॉन मेटल्स कैसे होते हैं, मेलिएबल नहीं होते। जब बात करते हैं कंडक्टिविटी की, तो मेटल कैसे होती हैं, इनके पास इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के पास फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो कंडक्टिविटी में अगर आएगा तो मेटल जो होती है उनके पास हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकती हैं। लेकिन जो नॉन मेटल्स होती है उनके पास फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते। बट यहाँ पे फिर से एक्सेप्शन है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट के पास फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं और जिसकी वजह से ये क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी इजीली कंडक्ट कर सकते हैं, और इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी अदर नॉन मेटल से हाई होता है। फिर बात करते हैं डेंसिटी की। डेंसिटी क्या होती है, हाई। अभी अभी आपने देखा कि मेटल्स मैंने आपको बोला सॉलिड होती हैं, हार्ड होती हैं, तो ये कैसी होंगी, डेंस भी होंगी। इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा पास होते हैं, क्लोज होते हैं, ठीक है। तो उसका मतलब इनकी डेंसिटी भी क्या है, ज्यादा है। बट जब हम बात करते हैं नॉन मेटल्स की, तो इनकी डेंसिटी कैसी होती है, कम होती है, लो होती है। सोनोरिटी की बात करें, मतलब सोनरस, रिंगिंग साउंड। अब देखते हैं ना, कोई बैल होती है तो वो किसकी बनाई जाती है, मेटल की बनाई जाती है हमेशा, क्योंकि उसमें रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होता है। तो जो मेटल्स होती हैं वो सोनरस होती हैं, रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करती हैं, लेकिन नॉन मेटल्स यहाँ पर रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं करती हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। एक्सेप्शन मेटल्स, अभी हमारे कई सारे एक्सेप्शन हमने कवर किए थे, बाकी और कर लेते हैं। मेटल्स आर टिपिकली सॉलिड, हार्ड, डेंस एंड गुड कंडक्टर, बट एक्सेप्शन है, इंक्लूड मर्करी। मर्करी क्या है, लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। गैलियम एंड सीजियम वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट्स अराउंड 30 डिग्री सेल्सियस एंड 28 डिग्री सेल्सियस। सो हमारी हीट को लेकर ये क्या हो जाएंगे, मेल्ट हो जाएंगे। एंड एल्कली मेटल्स लाइक सोडियम एंड पोटेशियम एंड लिथियम, ये तीनों मेटल्स कैसी होती हैं, बहुत ज्यादा सॉफ्ट होती है, इन्हें चाकू से अगर कट करते हैं, है ना, तो क्या हो जाएंगे, इजिली कट हो जाएंगे। लेड एंड मर्क्यूरी कंडक्ट हीट पुअरली कंपेयर टू अदर मेटल्स। अगर हम बात करते हैं, हमने बोला था ना कंडक्टिविटी, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। जहां पर हम बात करते हैं मर्क्यूरी की या फिर लेड की, तो दे आर द पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एज कंपेयर टू अदर मेटल्स। वेल मर्क्यूरी लैक डक्टिलिटी, मेलिएबिलिटी एंड सोनरिटी। आपको पता है क्योंकि मर्क्यूरी एक लिक्विड है, तो ना इसके अंदर सोनरिटी होगी, ना इसके अंदर डक्टिलिटी होगी, ना इसके अंदर मेलिएबिलिटी होगी। अरे भाई पानी को थोड़ी, लिक्विड को थोड़ी पीट पीट कर शीट बनाएंगे, लिक्विड में से थोड़ी कोई रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होगा, राइट। लिक्विड के थोड़ी वायर्स बना सकते हैं, तो इसी वजह से मर्क्यूरी ये सारी प्रॉपर्टी शो नहीं करता। फिर भी एक मेटल है, बिकॉज और भी अदर जो प्रॉपर्टीज है वो मर्क्यूरी पर फिट हो जाती हैं, ठीक है। चलिए, लिथियम हैज unusually low density floating on water unlike most high density metals। अभी अभी हमने पढ़ा था मेटल्स आर हाईली डेंस, डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है क्योंकि ये सॉलिड होती है। तो लिथियम याद रखना है, एक ऐसी है जो कैसी होती है, लो डेंसिटी वाली मेटल है। डेंसिटी कैसी होती है इसकी, लो, एज कंपेयर टू अदर मेटल्स, ठीक है। अब देख लेते हैं, स्टेट है यहाँ पे सॉलिड, बट फिर आगे मर्क्यूरी एक्सेप्शनल लिक्विड। मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, लेकिन गैलियम एंड सीजियम बहुत लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, 30 डिग्री सेल्सियस से भी कम, ठीक है, बिलो 30 डिग्री सेल्सियस। हार्डनेस की बात करते हैं, बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं। सोडियम, पोटेशियम एंड लिथियम ये कैसे हैं, सॉफ्ट है, नाइफ से कट कर सकते हैं इजिली। डेंसिटी की बात होती है, हाई होती है, लेकिन लिथियम जो है इसकी डेंसिटी एज कंपेयर टू अदर मेटल्स बहुत कम होती है। कंडक्टिविटी कैसे होती है, गुड कंडक्टिविटी होती है, लेकिन लेड एंड मर्क्यूरी पुअर कंडक्टिविटी शो करते हैं। डक्टिलिटी की बात करते हैं तो सारी मेटल्स डक्टाइल होती हैं, जैसे बात हुई हमारी ये जो सॉफ्ट मेटल्स है इनमें डक्टिलिटी नहीं होगी, मर्क्यूरी के अंदर कोई डक्टिलिटी नहीं होगी, एंड जिंक के अंदर भी डक्टिलिटी नहीं होती। ये लिमिटेशंस होती हैं। एक चीज और क्वेश्चन आता है, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब हुआ कि जो मेटल है उनकी जो टॉलरेंस पावर है, होल्ड करने की कैपेसिटी, अच्छा बोला जाए ना एक वर्ड में, हम कह सकते हैं होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है। जैसे कि आप देखते हो ना पुल बनाते हैं, है ना, लकड़ी के पुल नहीं चल पाएंगे, उसमें ना 10 लोग निकल जाए साथ में तो टूटने का डर रहता है।
लेकिन जब हम बड़े पुल बनाते हैं तो उसमें मेटल्स बहुत सारी यूज की जाती है, जैसे सरिया यूज की जाती है जो लोहे की होती है, कई सारी चीजें, बहुत सारी चीजें जो मेटल की यूज की जाएंगी। वो क्यों की जाती है? क्योंकि उस पर कोई गाड़ी चलती है या कोई बहुत सारे लोग भी चलेंगे तो वो उसको होल्ड कर सकते हैं आसानी से। लेकिन अगर हम इन्हीं चीजों को नॉन मेटल से बनाएंगे तो उनकी होल्डिंग कैपेसिटी इतनी ज्यादा नहीं होती। तो यहाँ पे याद रखना है, जो मेटल्स होती है उनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है एज कंपेयर टू नॉन मेटल्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। अब एक्सेप्शन इन नॉन मेटल्स, बात हुई थी हमारी कि भाई ये डल भी होते हैं, इनकी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी नहीं होती। अच्छा, एक चीज और मुझे भी यहाँ पर याद आई, गुड कंडक्टर ऑफ हीट, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, ये भी ऐड करेंगे हम यहाँ, ठीक है, कॉमन पॉइंट है। नॉन मेटल्स आर यूजुअली डल होते हैं, ब्रिटल होते हैं, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, पुअर कंडक्टर्स होते हैं एंड गैसेस एंड सॉलिड होते हैं, एक्सेप्ट ब्रोमीन। ब्रोमीन एक ऐसी नॉन मेटल है जो कैसी होती है, लिक्विड होती है एट रूम टेम्परेचर। बट आयोडीन शोज लश्यर शाइनी क्रिस्टल्स, बताया था मैंने, क्योंकि आयोडीन क्या करती है, शाइन प्रोड्यूस करती है। इसके पीछे मैं बताती हूँ रीजन क्या है, अभी बात करेंगे, जस्ट मैंने लिख लिया यहाँ पर, है ना, अभी बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अभी ग्रेफाइट जो होते हैं, अभी बताया था मैंने आपको, ग्रेफाइट क्या करता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना। ये कार्बन का एक एलोट्रॉप है जिसके पास फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ग्रेफाइट क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने में मदद करेगा। ठीक है, लिखा भी है, ड्यू टू डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स। एंड डायमंड जो होता है कार्बन की एक और फॉर्म है, हैज एक्सट्रीमली हाई मेल्टिंग पॉइंट, ऑलमोस्ट 3550 डिग्री सेल्सियस एंड हार्डनेस। समझ आया? तो जहां पर हम कार्बन की एक फॉर्म को, ग्रेफाइट को कहते हैं, वो एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है जिसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट दोनों हाई है। बट जब हम कार्बन की एक और फॉर्म की बात करते हैं जैसे डायमंड कहते हैं, और डायमंड का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो भी बहुत हाई होता है, जिसका लगभग हमने अंदाजा बताया 3550 डिग्री सेल्सियस है। अब ये करता क्या है, डायमंड हार्ड भी होता है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट भी होता है। तो आप एक्सेप्शन में लिख सकते हैं, जहां ग्रेफाइट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है वहीं पर डायमंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। वहीं पर ग्रेफाइट सॉलिड है बट जो डायमंड है वो बहुत हार्ड होता है। ठीक है, चलिए, ब्रोमीन इज द ओनली लिक्विड नॉन मेटल एट रूम टेम्परेचर एंड आयोडीन हैज हाई डेंसिटी। तो आयोडीन के दो क्वेश्चन बन जाते हैं, आयोडीन लश्यर भी प्रोड्यूस करता है और हाईली डेंस है अदर नॉन मेटल, क्योंकि डेंसिटी ज्यादा केवल और केवल मेटल्स की होती है, लेकिन यहाँ पर आयोडीन है जो हाई डेंस भी है और लश्रस भी है। ठीक है, दीज अराइज फ्रॉम एलोट्रॉप्स, ग्रेफाइट लेयर स्ट्रक्चर कंडक्ट्स डायमंड्स टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स मेक इट हार्डेस्ट मटेरियल। तो बोला गया ये जो टॉपिक्स आप देख रहे हो ग्रेफाइट के और डायमंड्स के, ये दोनों किसके एलोट्रॉप्स हैं, कार्बन के एलोट्रॉप्स हैं, जहां पे ग्रेफाइट क्या करता है, कंडक्टिविटी शो करता है, एंड डायमंड एक टेट्राहेड्रल बॉन्ड बनाकर हार्डेस्ट बनाता है मटेरियल को। अभी डायमंड का जो नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर 4 कार्बन एंड कंपाउंड, जहां पे मैं आपको पूरा स्ट्रक्चर समझाऊंगी, इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, उसकी भी वीडियो आपके पास आ जाएगी। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं। अपीयरेंस की बात करें तो डल होती है, आयोडीन जो होता है लश्रस होता है, एक्सेप्शन है, पुअर इलेक्ट्रिसिटी है यानी कि पुअर कंडक्टर होते हैं, बट ग्रेफाइट गुड कंडक्टर है, मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, बट डायमंड का 3550 डिग्री सेल्सियस ऑलमोस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, यहीं पर आप इसे ऐड कर लेना, गुड कंडक्टर ऑफ हीट। दूसरा पेन लेते हैं, आपको दिखाई नहीं देगा ना, यहीं पर मैं डायमंड के पास ऐड कर देती हूँ गुड कंडक्टर ऑफ हीट ऑल्सो। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, गैस और सॉलिड ही होते हैं बट ब्रोमीन एक लिक्विड है, डेंसिटी लो होती है बट आयोडीन की डेंसिटी ज्यादा होती है अदर नॉन मेटल। साथ ही साथ इसमें आप लिख लीजिए लश्रस। आयोडीन कैसा होता है, शाइन प्रोड्यूस करता है। बाकी सारी नॉन मेटल कैसी होती हैं, ब्रिटल होती हैं, हार्ड नहीं होती, दे आर ब्रिटल इन नेचर, मतलब टुकड़ों में टूट जाएंगी हैमर पर बीट करने से। लेकिन डायमंड जो होती है वो कैसी है, हार्डेस्ट नॉन मेटल है। ठीक है, चलिए अब बात हो रही थी कि मैंने आपको बोला था आयोडीन के बारे में बताऊंगी, आयोडीन क्यों लश्रस प्रोड्यूस करता है। तो आयोडीन की बात करते हैं, अगर हम जो पीरियोडिक टेबल में डाउन जाते हैं तो इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आयोडीन का बढ़ता जाएगा, फूटा कुल्हड़ बराता ही मैंने ट्रिक समझाई थी हैलोजन की, जिसमें फ्लोरीन सबसे पहले आता है, फिर क्लोरीन आता है, फिर ब्रोमीन आता है, फिर आयोडीन आता है।
ठीक है। और आयोडीन का जो इलेक्ट्रॉनिक नंबर है वो बढ़ने की वजह से इसका जो न्यूक्लियर साइज होगा वो भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, और ऐसे में इनका जो शील्डिंग इफेक्ट है वो पुअर हो जाएगा, पुअर शील्डिंग इफेक्ट हो जाएगा, शील्ड नहीं कर पाएंगे, और इलेक्ट्रॉन्स आसानी से एक्साइट होकर दूसरी जगह जा सकते हैं। जब जाएंगे एक्साइट होकर वापस आएंगे तो क्या करेंगे, एनर्जी इमिट करेंगे, जिसकी वजह से ये शाइन प्रोड्यूस करते हैं। तो आयोडीन का ये भी एक रीजन है। आपसे बाकी पूछा नहीं जाएगा सीबीएसई में, क्योंकि अभी आपके सिलेबस का ये टॉपिक नहीं है। ये जब आप आगे की क्लासेस में आएंगे, अगर आप साइंस लेते हैं तब आपको ये पढ़ना है। बाकी आपको रीजन मैंने बता दिया, इनका न्यूक्लियर चार्ज बहुत बढ़ जाता है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाते हैं, और एक्साइट होकर वापस जब आते हैं तो एनर्जी बदले में, एक्साइट होते हैं इलेक्ट्रॉन, फिर वापस भी तो आएंगे, और जब वापस आएंगे तो एनर्जी इमिट करते हैं, जिसकी वजह से इनका लस्ट्रस या फिर शाइन प्रोड्यूस हो जाता है। चलिए अब आते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। जैसे कि मैंने आपको मेटल नॉन मेटल में भी पढ़ाया था रिएक्टिविटी सीरीज, उसकी ट्रिक भी मैंने आपको बताई। बस यहाँ पे इतना जान लेते, क्योंकि अभी हम बहुत सारी रिएक्शन करने वाले हैं। कौन सी मेटल हाईली रिएक्टिव है, कौन सी लीस्ट रिएक्टिव है, आपको पता होना चाहिए। आपको बताया हाइड्रोजन से जितने भी, यहाँ पर कॉपर भी आएगा, कॉपर, मर्करी, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम, ये सारी लीस्ट रिएक्टिव मेटल है। बाकी ये सारी ऊपर हमारी कैसी होती है, रिएक्टिव मेटल है, जिसमें से हमारा जो सुपर रिएक्टिव विद वाटर है वो है पोटेशियम एंड सोडियम, एंड कैल्शियम भी है, बट जितना ज्यादा वाइग्रेसी रिएक्शन पोटेशियम एंड सोडियम देते हैं वो बहुत ज्यादा। आपने देखा होगा कि एक अच्छा सा एक्सप्लोजन हो जाता है जब भी हम सोडियम और पोटेशियम को वाटर में डाल देते हैं। अगर हम बात करते हैं मैग्नीशियम की, मैग्नीशियम रिएक्ट करता है हॉट वाटर से, एल्यूमिनियम रिएक्ट करता है विद स्टीम। क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसी कौन सी मेटल है जो हॉट वाटर से रिएक्ट करती है, आपको पता होना चाहिए। ऐसी कौन सी मेटल्स हैं जो केवल और केवल स्टीम से रिएक्ट कर देती है, ठीक है, जिसमें आयरन, जिंक एंड एल्यूमिनियम तीनों ही आ जाता है, आसानी से डिस्प्लेस कर देती है, वो ये सारी मेटल्स है। कौन कौन सी बात कर लेते हैं। Fe, आयरन, जिंक, एल्यूमिनियम, ये सारी तो है ही, लेड तक, ठीक है। अब आप देख रहे हो हाइड्रोजन आ गया, हाइड्रोजन से लीस्ट रिएक्टिव मेटल हाइड्रोजन को डिस्प्लेस आसानी से नहीं कर पाएंगी। तो आपको आसानी से समझ आ गया कि कौन सी मेटल किसको डिस्प्लेस करती है। रिएक्टिविटी सीरीज आप उसमें जाके देख लीजिएगा मेटल नॉन मेटल के वीडियो में, ठीक है। अब आ जाते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अभी तक हमने पढ़ा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। फिजिकल प्रॉपर्टीज में जैसे क्या पढ़ा था हमने, जल्दी से मैं एक बार रिकॉल करा देती हूँ। मेटल्स आर मेलिएबल बट नॉन मेटल्स आर ब्रिटल इन नेचर। नॉन मेटल कैसे थे, ब्रिटल थे। मेटल्स आर सोनोरस, ये नॉट सोनोरस। मेटल्स आर डक्टाइल, डक्टिलिटी शो करते हैं। दे कैन ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, बट ये कैसे होते हैं, नॉन डक्टाइल होते हैं, नॉन सोनोरस, नॉन डक्टाइल। डक्टाइल। फोर्थ बात करते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। इधर क्या होगा, एक्सेप्ट ग्रेफाइट, ऑल नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। एक्सेप्ट डायमंड, ऑल मेटल्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। आसान है बहुत। हार्ड होते हैं, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। हार्ड में आपको बताया था सॉफ्ट एंड लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम, ये थ्री मेटल्स जो सॉफ्ट होती हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको लिखना है कैसे होते हैं, दे आर ब्रिटल होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ एज कंपेयर टू मेटल्स नहीं होती है। नेक्स्ट आ जाते हैं, सॉलिड होते हैं एक्सेप्ट मरकरी। मरकरी रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, लिक्विड होता है। ये सॉलिड भी होते हैं, गैस भी होते हैं, और एक ही है जो लिक्विड है वो है ब्रोमीन, एंड गैस फॉर्म में होते हैं एक्सेप्ट ब्रोमीन। ब्रोमीन लिक्विड एट रूम टेम्परेचर।
आई होप आपको समझ आ गए होंगे सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, जहां पर डिफरेंस भी आ जाएगा या किसी एक प्रॉपर्टी से क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, आपको एक्सेप्शन करा दिए, आसानी से लर्न कर लेना। अब है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। सबसे पहले हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल पढ़ने वाले हैं। और मेटल ऑक्सीजन से बहुत जल्दी रिएक्ट करती है और क्या बनाती है, मेटल ऑक्साइड्स। जैसे कि भी पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा है एसिड बेस एंड सॉल्ट में, जब मेटल किसी भी एसिड से रिएक्ट कर रही थी, है ना, तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही थी। अगर मेटल तो बनाती थी सॉल्ट, है ना, अगर मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रही थी या वाटर से रिएक्ट कर रही थी तो ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड बना रही थी। तो इसका मतलब है दे आर बेसिक इन नेचर। मेटल ऑक्साइड्स कैसे होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं। अगर मान लीजिए सोडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो बनाएगा Na2O। बैलेंस करेंगे इसको, ये आएगा यहाँ पर 2 और यहाँ पर आ जाएगा ये 4 और ये आ जाएगा 2। ये बन गया क्या, सोडियम ऑक्साइड। और सोडियम ऑक्साइड कैसा होता है, बेसिक इन नेचर होता है। क्वेश्चन आ जाएगा कैसा होता है, बेसिक। तो मेटल ऑक्साइड्स आर ऑलवेज बेसिक इन नेचर। कैसे होते हैं, आयनिक होते हैं, आसानी से वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं। अगर मैं वाटर में डिसॉल्व करूंगी तो ये बन जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, राइट, NaOH। और कैसे बनाएगा, एल्कलाइन सोल्यूशन। एल्कलाइन मतलब ऐसे बेस जो पानी में घुलते हैं। देख लेते हैं रिएक्शन, Na+O2 Na2O बन गया। देन दोबारा से हमने इसे वाटर में डिसॉल्व किया तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया। अगर मैं इसी की रिएक्शन के की रिएक्शन करा देती पोटेशियम के ऑक्सीजन के साथ तो बनेगा K2O। K2O की रिएक्शन फिर मैं वाटर से करा दूंगी तो बनेगा KOH, राइट। बैलेंस करना है तो जल्दी से देख लेते हैं, यहां पर लग जाएगा 2 और यहां लगेगा 4। ठीक है, 2 और यहां लगा देंगे हम 4, राइट। तो ये हो गई हमारी बैलेंस रिएक्शन। इज इट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर इसको हम H2O से भी करेंगे तो भी हो जाएगा। ठीक है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की बात करते हैं तो ये कैसा होता है, बेसिक इन नेचर होता है। और जब भी हम सोडियम हो या पोटेशियम, दोनों ही मैंने आपको बताया वाटर से बहुत ज्यादा तेजी से रिएक्ट करते हैं। और सोडियम भी, सोडियम क्या करता है, जैसे हम इसे एयर के कांटेक्ट में लाते हैं वैसे ही ये क्या करेगा, तुरंत से जो इतना शाइन प्रोड्यूस करता है नॉर्मल सोडियम, अगर मैं कट करके और थोड़ी देर ऑक्सीजन से रिएक्ट करा दूंगी और ये जल्दी से क्या हो जाएगा, ऑक्साइड बना लेगा। वैसे पोटेशियम भी बहुत जल्दी से रिएक्ट करता है। और अगर हम इसे पानी में डालेंगे तो थोड़ा सा तो एक्सप्लोजन होगा, क्योंकि बहुत वाइग्रेसली रिएक्शन होती है और ये हाईली एक्सोथर्मिक होती है, हीट भी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, लास्ट में वीडियो के मैं ये प्रैक्टिकल आपको करके दिखाऊंगी, मेरे पास सोडियम है। ठीक है, चलिए। हाईली रिएक्टिव होता है पोटेशियम, सोडियम और पोटेशियम दोनों इग्नाइट स्पॉन्टेनियसली, जल्दी से आग पकड़ लेते हैं भाई। जैसे ही वाटर और ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएंगे तो क्या होगा, आग प्रोड्यूस हो जाएगी भाई, इग्नाइट हो जाते हैं, जल जाते हैं। मैग्नीशियम बर्न्स ब्राइटली। फर्स्ट चैप्टर में मैग्नीशियम रिबन की रिएक्शन थी कि मैग्नीशियम पर ऑक्साइड की लेयर लगा देते हैं, क्योंकि मैग्नीशियम बहुत जल्दी ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है। और जब मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर को जब रब करके सैंड पेपर से रब करते हैं, हटाते हैं, तो मैग्नीशियम रिबन बर्न हो जाता है और व्हाइट फ्यूम्स मिलती हैं। वो भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि उसमें भी हीट एंड लाइट प्रोड्यूस होती है। मैग्नीशियम भी क्या करता है, बहुत ही जल्दी ऑक्सीजन से रिएक्ट कर कर मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है, राइट। लेस रिएक्टिव कॉपर नीड्स हीटिंग। कॉपर को हीट की जरूरत होगी तभी क्या बनेगा, कॉपर ऑक्साइड बनता है। ठीक है, पर मैग्नीशियम, सोडियम एंड पोटेशियम, इन तीनों को हमें हीट देने की जरूरत नहीं पड़ रही थी, ये जल्दी से क्या बना रहे थे, ऑक्साइड बना रहे थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रिएक्शन विद वाटर, जब हम वाटर से रिएक्ट करते हैं तब क्या होगा, तो अभी भी जस्ट बात की हमने, जब रिएक्शन वाटर से होगी तो बनेगा हाइड्रोक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड। वाटर प्लस मेटल, वाटर प्लस मेटल होगा तो बनेगा क्या, मेटल हाइड्रोक्साइड। और मेटल हाइड्रोक्साइड भी कैसे होते हैं, दे आर बेसिक इन नेचर। ठीक है, तो पोटेशियम एंड सोडियम की बात करते हैं। मैंने आपको बताया था वायलेंटली रिएक्ट करेंगे, यहाँ तक कि इवनली कोल्ड वाटर के साथ भी ये बहुत ज्यादा हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन प्रोड्यूस करते हैं। पोटेशियम एंड वाटर बनेगा KOH एंड हाइड्रोजन गैस। और जो हाइड्रोजन गैस बनती है वो जल्दी से क्या करती है, फायर को कैच कर लेती है। ठीक है, कैल्शियम रिएक्ट मॉडरेटली। कैल्शियम कैसे रिएक्ट करता है, थोड़ा मॉडरेटली रिएक्ट करता है एज कंपेयर टू सोडियम एंड पोटेशियम। कैल्शियम जब वाटर से रिएक्ट करेगा फिर से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा एंड हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी।
मैग्नीशियम रिएक्ट स्लोली विद कोल्ड वाटर बट वाइग्रेसली विद स्टीम। आपको बताया था मैंने, मैग्नीशियम भी कोल्ड वाटर से रिएक्ट करेगा बट स्टीम से जल्दी रिएक्ट करता है। और कैसे करेगा? वाइग्रेसली रिएक्ट करेगा। Mg प्लस H2O गिव्स आउट MgO प्लस H2, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। तो अभी आप देख रहे हो डायरेक्टली वाटर प्लस मेटल जब रिएक्ट कर रहे हैं तो मेटल हाइड्रोक्साइड बन रहा है और साथ में मिल रही है हमें हाइड्रोजन गैस। और हाइड्रोजन गैस का एक्सपेरिमेंट आपको बताया था, कैसा साउंड प्रोड्यूस करती है हाइड्रोजन गैस? पॉप साउंड। ठीक है। एल्यूमिनियम, जिंक एंड आयरन नीड स्टीम। अभी भी जैसे हमने बात की रिएक्टिविटी सीरीज में पढ़ा कि जो एल्यूमिनियम है, जिंक और आयरन है, ये कोल्ड वाटर से रिएक्ट नहीं करते। तभी तो आप एल्यूमिनियम की कढ़ाई में खाना बना लेते हैं, तभी तो आप एल्यूमिनियम की फॉइल में खाना रखते हैं। लेकिन आपको बताया गया कि एल्यूमिनियम की फॉइल में खाना नहीं रखना चाहिए बिकॉज ऑफ स्टीम। स्टीम जो खाने की बनती है वो एल्यूमिनियम से जाके टकराती है और रिएक्ट करती है, और ऐसे में एल्यूमिनियम क्या प्रोड्यूस करेगा? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, साथ ही साथ पॉइजनस हाइड्रोजन गैस जो आपके लिए जहरीली रहेगी। ठीक है। एल्यूमिनियम, जिंक एंड आयरन की बात करते हैं तो इन्हें क्या चाहिए? स्टीम चाहिए, और स्टीम की वजह से ही रिएक्ट करेंगे, क्या बनाएंगे? मेटल ऑक्साइड बनाएंगे और इवॉल्व करेंगे हाइड्रोजन गैस। कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। ये वाटर से रिएक्ट क्यों नहीं करते? अभी भी रिएक्टिविटी सीरीज में बताया था मैंने आपको, वाटर से इसलिए रिएक्ट नहीं करेंगे क्योंकि हाइड्रोजन से बिलो आते हैं और हाइड्रोजन इनसे ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये आसानी से इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे। ठीक है। बाकी एक एक्सपेरिमेंट है ये, एक्शन ऑफ स्टीम ऑन अ मेटल देख रहे हो आप। यहाँ पर क्या है? एक ग्लास बूल है जो क्या करती है? वाटर को सोक कर लेती है। ये हेल्प करती है बेटा, क्या करेगी? जैसे आप हीट देख रहे हो ना, हीट दी जा रही है, डायरेक्टली मेटल तक हीट नहीं पहुंचने देगी, यहाँ से ये देगी स्टीम, और स्टीम कहीं इस मेटल से टकराए नहीं, तो इसका भी ध्यान रखती है ग्लास बूल। सोक्ड इन वाटर, ऑलरेडी क्या होती है? वाटर में सोक्ड होती है। ये है हमारे पास एक मेटल सैंपल, बस स्टीम मिल रही है इसको, स्टीम से ये रिएक्ट कर रहा है, और जब रिएक्ट कर रहा है तो यहाँ से जो गैस मिल रही है उस गैस को यहाँ पे प्रोवाइड कर देते हैं। मैंने आपको बताया कौन सी गैस मिल रही है? हमें हाइड्रोजन गैस मिल रही है यहाँ पे। इस हाइड्रोजन गैस के बबल्स आपको नजर आ जाएंगे। अगर ये ट्यूब खुली होगी तो अगर आप इसे इसके पास लेके जाओगे तो आपको पता है पॉप साउंड प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड्स, जब हम एसिड से रिएक्ट कराते हैं मेटल की तो क्या बनेगा? मेटल सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, तो अगर कौन सा एसिड है, मान लीजिए HCl से करा रहे हैं तो क्लोराइड सॉल्ट मिलेगा, अगर H2SO4 से करा रहे हैं तो हमें सल्फेट सॉल्ट मिलता है। मान लीजिए मैंने जिंक की रिएक्शन कराई HCl से तो मिलेगा हमें ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस। अगर मैं जिंक की रिएक्शन कराती हूँ H2SO4 से तो मिलेगा मुझे जिंक सल्फेट यानी कि सल्फेट सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। इसका मतलब ये हुआ, कंफर्म हो गया कि मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करती है तो सॉल्ट बनाती है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करती है। जहां पर एक एग्जाम्पल मैग्नीशियम का है और एक आयरन का भी है। दो एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर आपको जिंक के करके दिखा दिया। आयरन जब H2SO4 से रिएक्ट करेगा तो बनाएगा FeSO4 और बदले में साथ में मिलेगी हमें हाइड्रोजन गैस। ठीक है, वेरी रिएक्टिव सोडियम एंड पोटेशियम एक्सप्लोड, एल्यूमिनियम इनिशियली स्लो ड्यू टू ऑक्साइड लेयर, कॉपर और Ag इनर्ट बिलो हाइड्रोजन। तो रिएक्टिव मेटल जो है सोडियम एंड पोटेशियम एक्सप्लोड करते हैं, आपको बताया हुआ है। जब ये वाटर से इतने ज्यादा वाइब्रेट रिएक्ट करते हैं तो सोचिए एसिड के साथ तो इनकी जो रिएक्शन है वो एक तरीके से एक्सप्लोजन टाइप होती है। जब एल्यूमिनियम की बात करते हैं तो धीरे धीरे ये ऑक्साइड लेयर बनाता है, इनिशियली स्लो ड्यू टू ऑक्साइड लेयर, क्योंकि धीरे धीरे ऑक्साइड लेयर डिकम्पोज होगी, उसके बाद ये क्या करेगा? उसे रिएक्ट करेगा। जब कॉपर और सिल्वर की बात करते हैं या गोल्ड की बात करते हैं तो ये रिएक्ट नहीं करते। ये किससे करते हैं? एक्वारेजिया से। एक्वारेजिया क्या होता है? आपको एसिड बेस एंड सॉल्ट में सिखाया था मैंने। HCl का रेशो 3 लेना है और HNO3 का रेशो 1 बनाना है। 3:1 के रेशो में हम बनाएंगे जो एसिड बनाएंगे उसे हम क्या कहते हैं? एक्वारेजिया कहते हैं। और ये एक ऐसा एसिड है जो क्या करता है? जो किसी भी मेटल से रिएक्ट कर सकता है, किसी भी मेटल को अपने में सोलेबल करने की एबिलिटी रखता है। ठीक है, इसलिए इसे हिंदी में अम्ल राजा भी कहते हैं। रिएक्शन विद नाइट्रिक एसिड, तो अभी तक हमने देखा था कि मेटल जो थी वो सारे एसिड से रिएक्ट कर हाइड्रोजन गैस दे रही थी, बट यहाँ पर जो नाइट्रिक एसिड है इसके साथ अगर कोई मेटल रिएक्ट करती है तो हमें बदले में मिलता है वाटर, ना कि हाइड्रोजन गैस। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो जिंक HNO3 के साथ डाइल्यूट हो चाहे कंसंट्रेटेड हो, दोनों के साथ हमें क्या देगा? ये भाई वाटर ही देगा। बट याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट, जब जिंक की रिएक्शन हम डाइल्यूट से कराते हैं तो ZnNO3 का होल ट्वाइस तो मिलता ही मिलता है, जिंक नाइट्रेट तो मिलेगा पर हमें N2O मिलता है। क्या मिलता है हमें? N2O। लेकिन जब मैं जिंक की रिएक्शन कराती हूँ कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ
तो मुझे मिलता है जिंक नाइट्रेट के साथ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 नाइट्रस ऑक्साइड, और हमें मिल रहा है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये दोनों बस बदल जाएंगे, बाकी ओवरऑल रिएक्शन सेम होगी। HNO3 क्या नहीं देता, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं कराता, हमें बदले में देता है वाटर। अब ऐसा क्यों है और किस केस में ऐसा नहीं होगा, तो आपको मैं बता देती हूँ। HNO3 क्या करता है बेटा, ऑक्सीडाइज टू वाटर, ठीक है, आसानी से ऑक्सीडाइज करा देता है। HNO3 के अंदर जो NO2 है या N2O जो बनेगा, वो क्या करेगा, हाइड्रोजन को ऑक्सीडेशन कराने में मदद कर देगा, H2O बना देगा, H2 से H2O बना देगा, ठीक है। तो कैसा एजेंट हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या रिड्यूसिंग एजेंट है, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर, कि ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा या फिर एक रिड्यूसिंग एजेंट होगा। चलिए जल्दी से पढ़ लेते हैं, लेकिन एक स्पेशल केस है, मैग्नीज और मैग्नीशियम, मैग्नीशियम और मैग्नीज के साथ ये थोड़ा सा मेहरबान है। कौन, HNO3। जब HNO3 की रिएक्शन मैग्नीशियम और मैग्नीज से कराते हैं तो यहां पर हमें मिलती है हाइड्रोजन गैस, बट तब मिलेगी जब ये वेरी वेरी डाइल्यूट कंडीशन में होगा, वेरी वेरी डाइल्यूट कंडीशन में होगा। तो स्पेशल केसेस मैग्नीज एंड मैग्नीशियम विद वेरी डाइल्यूट HNO3। वेरी डाइल्यूट HNO3 की अगर मैं बात करती हूँ, कोल्ड HNO3 हैज मच वीकर ऑक्सीडाइजिंग एक्शन, ठीक है। वेरी डाइल्यूट कोल्ड HNO3 की मैं बात करती हूँ तो हैज मच वीकर ऑक्सीडाइजिंग एक्शन। जो ऑक्सीडाइजिंग एक्शन आपको देखने को मिल रहा था, जो हाइड्रोजन से वाटर बन जाता था, वो यहाँ पर कैसा हो जाएगा, वीक हो जाएगा, और ये क्या नहीं कर पाएगा, इसका ऑक्सीडाइजिंग नहीं करा पाएगा, ठीक है। तो मैग्नीशियम प्लस HNO3 सेम मैग्नीशियम नाइट्राइट बन जाएगा, MgNO3 का होल ट्वाइस, और मिलेगी हमें हाइड्रोजन गैस। ये मैग्नीशियम का है और इधर मैग्नीज का है, तो दोनों में हमें क्या मिल रहा है, एम से याद रखना है, दोनों को आसान है, मैग्नीशियम और मैग्नीज दोनों में हमें हाइड्रोजन गैस मिल रही है। NO3 हमारा नेगेटिव होता है, यानी कि NO3 हमारा केवल एक वैलेंसी शो करता है, और मैग्नीशियम और मैग्नीज दोनों हमारी कितनी वैलेंसी शो करते हैं, 2। जब हम क्रिस क्रॉस मेथड करते हैं तो बन जाता है MgNO3 का होल ट्वाइस, मैग्नीशियम नाइट्रेट या मैग्नीज नाइट्रेट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, वाई हाइड्रोजन इज नॉट इवॉल्व, जस्ट अभी बताया था, इन नॉर्मल एसिड चाहे वो HCl हो या H2SO4 हो, दोनों में हमें मिल रही थी क्या, हाइड्रोजन गैस, बट विद HNO3 nascent hydrogen formed is immediately oxidized to water by nitric acid, nascent oxygen, हमें मिल जाती है एक nascent oxygen, ठीक है। So while nitric acid is reduced to NO, NO2, N2O, जब नाइट्रिक एसिड NO, N2O या NO2 में कन्वर्ट होता है तो एक जो नेसेंट ऑक्सीजन है वो बचकर हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर बनाती है वाटर। तो देयरफॉर मेटल HNO3 मेटल नाइट्रेट, नाइट्रोजन ऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट हो जाती है। तो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स देख रहे हैं ना आपको, ये 3 फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में आपको नाइट्रोजन ऑक्साइड्स मिल सकते हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, और जिसमें जो एक नेसेंट ऑक्सीजन होगी हाइड्रोजन के साथ मिलकर बनाएगी वाटर, ठीक है। इसलिए बोलते हैं इनका जो ऑक्सीडाइजिंग एज, जो ऑक्सीडेशन करा रहे हैं वो हाइड्रोजन के साथ, इसी वजह से हमें वाटर मिल जाता है। बट मैग्नीज और मैग्नीशियम में इनका जो वो ऑक्सीडाइजिंग एक्शन है वो वीक हो जाता है, जिसकी वजह से हमें हाइड्रोजन गैस ही मिलती है। बट ये कंडीशन अप्लाई होती है ओनली डाइल्यूट HNO3 के साथ, अगर कंसंट्रेटेड होगा तो हमें हाइड्रोजन गैस नहीं मिलेगी। मैग्नीज और मैग्नीशियम के साथ अगर हाइड्रोजन गैस चाहिए तो आपको लेना होगा HNO3 डाइल्यूट, और ये बात आपको ध्यान रखनी क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन इससे घूमकर आ ही जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम सॉल्ट सोल्यूशन, अभी अभी हमने देखा था जो हाईली रिएक्टिव मेटल होती है वो आसानी से लीस्ट रिएक्टिव को डिस्प्लेस करती है, अपनी जगह से हटा देती है। तो याद रखना यहाँ पर, अब मैं बात करती हूँ FeSO4 है प्लस Cu है, कॉपर तो हाइड्रोजन से नीचे आता है, लीस्ट रिएक्टिव है, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर आप लिखेंगे नो रिएक्शन टेक्स प्लेस। लेकिन अगर उल्टा हो Fe प्लस CuSO4 हो, तो जब Fe प्लस CuSO4 होगा तो Fe ताकतवर है Cu से, आसानी से कहेगा भाई हट मुझे यहाँ पे बैठना है, तो आसानी से क्या बन जाएगा, FeSO4 बन जाएगा और Cu अलग हो जाएगा। ओह सॉरी, FeSO4 प्लस Cu, ठीक है। इसी को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जो कि आपने भी पढ़ा है ना। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, नो रिएक्शन, लेस रिएक्टिव मेटल इजिली डिस्प्लेस नहीं कर सकती।
रिएक्शन विद क्लोरीन, अगर मैं मेटल की रिएक्शन करती हूँ क्लोरीन के साथ कराती हूँ तो ऑब्वियसली बात है मेटल क्लोराइड्स बनेंगे। मैंने सोडियम से कराई है तो सोडियम क्लोराइड बनेगा। अगर मैं मैग्नीशियम से कराऊंगी तो मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा। अगर आयरन से कराऊंगी तो आयरन क्लोराइड बनेगा। जहां पर Fe की वैलेंसी 3 और क्लोरीन की वैलेंसी 1 है तो क्रॉस करेंगे बनेगा FeCl3। आसान है। एक रिएक्शन हमारी MgCl2 वाली है, एक रिएक्शन हमारी FeCl3 वाली है। ठीक है। आयरन हो या कॉपर दोनों पाउडर रिएक्ट करते हैं किसके साथ? क्लोरीन के साथ। ठीक है। और ये क्लोराइड्स हमेशा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने में भी मदद करते हैं, चाहे वो एक्वस फॉर्म में हो चाहे वो मोल्टन फॉर्म में। मोल्टन का मतलब है अगर हमने NaCl को पिघला दिया तो इसका मतलब मोल्टन स्टेज हो जाएगी। अगर NaCl को पानी में घोल दिया तो वो एक्वस स्टेट हो जाएगी। ऐसे में क्लोराइड्स हमेशा क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने में मदद करते हैं, क्योंकि एक के पास पॉजिटिव और एक के पास नेगेटिव, ये दो आयन मिल जाते हैं और जहां आयन है वहां इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो ही जाती है। अब बात करते हैं रिएक्शन विद हाइड्रोजन। ठीक है। ऑब्वियसली बात है जब हाइड्रोजन से मेटल रिएक्ट करेंगी तो क्या बनाएंगी? मेटल हाइड्राइड्स बनाएंगी। और मेटल हाइड्राइड्स का फॉर्मूला कैसे आएगा? हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है 1, मेटल की वैलेंसी इसकी 1 है, NaH बन जाएगा। अगर कैल्शियम की बात करते हैं, कैल्शियम की होती है 2, हाइड्रोजन की होती है 1, तो CaH2 बन जाएगा। सिंपल है। बस वही मेटल रिएक्ट कर पाएंगी फिर से जो रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर आती होंगी। इज इट क्लियर? तो देख लेते हैं यहाँ पर हमने कौन कौन सी मेटल बनाई है, हाइड्राइड बनाए हैं। तो एक तो बनाया 2NaOH, NaH प्लस H2O। जब ये NaH वाटर से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? NaOH बनाएगा और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। ठीक है। हाइड्राइड्स आयनिक रिएक्ट विद वाटर, वही हाइड्राइड्स वाटर के साथ मिलकर आयनिक हो जाएगा, मतलब आयनाइज हो जाएगा, और आयनाइज हो जाएगा तो बनेगा हाइड्रोक्साइड, और हाइड्रोक्साइड बनेगा फिर साथ में मिलेगी हाइड्रोजन गैस। इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे लिखा है ओनली हाईली रिएक्टिव सोडियम कैल्शियम फॉर्म हाइड्राइड्स व्हेन हीटेड इन हाइड्रोजन। जो लीस्ट रिएक्टिव मेटल है हाइड्रोजन से रिएक्ट नहीं कर सकते। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। अच्छा एक चीज यहाँ पर ये डायग्राम भी दिया हुआ है, एक बार जल्दी से देख लो। यहाँ पर ये नेल है और ये कॉपर सल्फेट है। कॉपर सल्फेट हमेशा ब्लू कलर का होता है, और अगर मैंने इस नेल को मतलब आयरन की कील को मैंने इसमें रखा हुआ है तो धीरे धीरे मैं देखूंगी तो ये आयरन की जो कील है वो कैसे हो जाएगी? कॉपर कैसे कलर का होता है? बिल्कुल सही, ब्राउन से कलर की हो जाएगी, रेडिश ब्राउन कलर हो जाएगी। और जो सोल्यूशन था वो बन गया होगा FeSO4 का, तो कैसा हो जाएगा? ग्रीन कलर का हो जाएगा, क्योंकि FeSO4 का कलर कैसा होता है? ग्रीन कलर। चलिए केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल, क्योंकि हमने एसिड बेस एंड सॉल्ट में भी पढ़ी थी तो कुछ प्रॉपर्टी बिल्कुल सेम होंगी। जब कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड, यही कार्बन डाइऑक्साइड वाटर से रिएक्ट करता है तो बनाता है कार्बोनिक एसिड, जिसे कहते हैं H2CO3, राइट। और ये कैसा होता है? एसिडिक इन नेचर। तो हमें समझ आया मेटल ऑक्साइड बेसिक इन नेचर, बट नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। नॉन मेटल बर्न्स इन एयर और ऑक्सीजन टू फॉर्म कोवेलेंट ऑक्साइड्स। अब अच्छी बात यह है कि जो मेटल ऑक्साइड्स बने थे वो सारे आयोनिक थे। कैसे थे? आयोनिक, आयंस प्रेजेंट थे। ठीक है। और जब नॉन मेटल ऑक्साइड्स की बात करेंगे तो ये सारे कैसे होंगे? कोवेलेंट होंगे। इनके बीच के बॉन्ड कैसे होंगे? कोवेलेंट। दोनों में डिफरेंस क्या जल्दी से जानते हैं। यहाँ पर पेज ऐड कर लेते हैं, है ना। ठीक है। मान लीजिए मैंने बताया था आपको फॉर्मूला सोडियम ऑक्साइड का, तो सोडियम ऑक्साइड की बात करते हैं Na2O बनेगा, और अभी हमने देखा CO2, ये था नॉन मेटल ऑक्साइड। दोनों को कंपेयर करते हैं। जब मैं सोडियम की बात करती हूँ तो सोडियम के आउटर शेल में होते हैं कितने इलेक्ट्रॉन? 11, 281। इसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया होगा आसानी से, राइट। अगर दूसरे सोडियम की बात करते हैं, 2 सोडियम है तो दूसरे वाले ने भी क्या किया होगा? एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया होगा, और दोनों ने क्या कर लिया अपने आप को? Na+, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, राइट। जब मैं ऑक्सीजन की बात करती हूँ तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, और आउटर शेल में आते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। जब 6 में से 8 माइनस करेंगे आंसर आएगा -2। इसका मतलब है कि 2 इलेक्ट्रॉन लेने वाला है। और ऑक्सीजन ने क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन इस वाले Na से और एक इलेक्ट्रॉन इस वाले Na से ले लिए और अपने आप को बना लिया क्या? O2 नेगेटिव। तो यहां पर हुआ 2Na+, राइट। यहाँ पर 2 Na उन पर प्लस है, और जो ऑक्सीजन है वो कैसा है? 2 नेगेटिव होगा। ठीक है। तो अगर मैं इसका डॉट स्ट्रक्चर देखती हूँ, सोडियम इलेक्ट्रॉन दिया, इस सोडियम ने भी इलेक्ट्रॉन दिया, और जो ऑक्सीजन है आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन यहां से मिला, एक इलेक्ट्रॉन यहां से मिला, कितने हो गए?
8 हो गए, क्या बन गया 2 नेगेटिव। इसने कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, क्या हो गया प्लस। तो इस तरीके से दोनों में आयंस बन रहे हैं, इनके बीच में जो बॉन्ड है एक को डोनेट करने का बन रहा है तो एक एक्सेप्ट कर रहा है, इसीलिए इनके बीच में बॉन्ड हो जाएगा आयनिक बॉन्ड। जब हम बात करते हैं कार्बन की, तो कार्बन के आउटर शेल में होते हैं कितने, 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4। कार्बन ना ही डोनेट करता है ना एक्सेप्ट करता है, तो शेयर करता है हमेशा। और ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन को भी कितने चाहिए इलेक्ट्रॉन, आप भी जानते हो 1 2 3 4 5 6, 6 है तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इस ऑक्सीजन को भी कितने चाहिए, आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन अच्छे, तो 1 2 3 4 5 6, 6 वाला भाई अपना इससे लेकर 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर लेगा, 8 हो जाएंगे। 6 वाला इससे भी हमने 2 इलेक्ट्रॉन लेकर अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर लेगा। ये 4 वाला 2 इससे ले लेगा, 6 हो गए, 2 इससे ले लेगा, 8 हो गए। टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए सबके पास। इन्होंने क्या किया, ना किसी को डोनेट किया ना किसी से एक्सेप्ट किया, बस शेयर किया। तो दोनों ने बिजनेस खोला भाई, बराबर का पैसा लगाया और दोनों ने आपस में कर ली साझेदारी। इसी बॉन्ड को कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, जो कि हम नेक्स्ट चैप्टर कार्बन एंड कंपाउंड में पढ़ने वाले हैं। आप उसका वीडियो भी देख सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आसानी से आपको सारे आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो हमारी बात चल रही थी कि जो कोवेलेंट ऑक्साइड्स बनते हैं वो कौन से होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं, आसानी से बर्न हो जाते हैं इन एयर और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, टिपिकली एसिडिक होते हैं। अभी भी जस्ट बताया मैंने, वाटर में घुलने के बाद कैसा देंगे भाई, एसिड दे देंगे। वाटर में घुलने के बाद, वाटर में घुलने के बाद क्या शो करेंगे भाई, उसको एसिड बना देंगे। डिसॉल्व इन वाटर टू गिव एसिड्स, और न्यूट्रल, हो सकता है न्यूट्रल भी हो, न्यूट्रल भी पढ़ेंगे, डोंट वरी। पहले पढ़ लेते हैं ये वाला, ये दोनों मैंने आपको एसिड बेसन सॉल्ट में कराए थे और अभी भी करा रही हूँ। S+O2 बनेगा SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। यही सल्फर डाइऑक्साइड एसिड रेन बनाती है जब पानी के साथ घुल जाती है, और पानी से जब घुलेगी तो बनाएगी H2SO3, जिसे हम कहते हैं सल्फ्यूरस एसिड। याद रखना, एसिड रेन में सल्फ्यूरिक एसिड नहीं होता, सल्फ्यूरस एसिड होता है। ठीक है, जो कि यहाँ पे दी हुई है। ठीक है, इसे लिखते हैं कार्बोनिक, मैं यहाँ लिख देती हूँ इसका नेम कार्बोनिक एसिड, और ये होगा सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरस एसिड, कार्बोनिक एसिड। ठीक है, फास्फोरस की बात करते हैं तो P4 + 5O2 बनता है P2O5, है ना। और P2O5 भी कैसा एसिडिक है भाई, एसिडिक इन नेचर होता है। और कैसा होता है, H3PO4, वाटर के साथ रिएक्ट कर बनाता है H3PO4। ठीक है, व्हाइट फास्फोरस इग्नाइट स्पॉन्टेनियसली, और व्हाइट फास्फोरस आपको पता है जैसे एयर के साथ आता है बहुत जल्दी रिएक्ट करता है, आग लग जाती है, इग्नाइट, मतलब समझ रहे हैं, इसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम होता है। ऑक्सीजन मिलते ही, ऑक्सीजन से मिलते ही क्या करेगा, बर्न हो जाएगा। अब बात करते हैं रिएक्शन विद वाटर। ठीक है, जब मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो पहली बात तो मेटल्स, नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर और स्टीम अंडर नॉर्मल कंडीशन एज दे कैन नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम H+ आयन। पहली बात तो ये जान लीजिए कि मेटल हाइड्रोजन को आसानी से डिस्प्लेस नहीं कर सकती, क्योंकि सारी मेटल कब आएंगे बेटा, हाइड्रोजन के बाद आती है, और हाइड्रोजन के जब बाद आएंगे तो हाइड्रोजन को हटा नहीं सकती, क्योंकि हाइड्रोजन से लीस्ट रिएक्टिव हो गई, इसलिए आसानी से तो ये रिएक्ट नहीं करते, ना वाटर से ना स्टीम से। बट जो फ्लोरीन है वो हाईली रिएक्टिव है, रिएक्ट वायलेंटली, इसलिए मैंने यहाँ पर ऐड किया है। यहाँ पर ये क्या बनाता है, हाइड्रोजन फ्लोराइड बनाता है, HF बना लेता है और ऑक्सीजन बदले में देता है वाटर के साथ रिएक्ट कर। वैसे क्लोरीन भी वाटर से रिएक्ट कर लेगा और बनाएगा क्या, हाइड्रोक्लोरिक और हाइपोक्लोरस एसिड। ठीक है, कार्बन कभी वाटर से रिएक्ट नहीं करता, तो नो प्रोडक्ट लिखा हुआ है, आसानी से कोई भी रिएक्ट नहीं करती। बस ये दो नॉन मेटल है, फ्लोरीन और क्लोरीन, कुछ कंडीशन में रिएक्ट करेंगी। फ्लोरीन हाई रिएक्टिव है, इसलिए रिएक्ट कर लेते हैं पानी के साथ वायलेंटली, लेकिन जो क्लोरीन है इसको कंडीशन लेने के बाद ही हम वाटर से रिएक्ट कराते हैं, जिसमें बनता है हाइपोक्लोरिक या फिर हाइपोक्लोरस एसिड। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक या फिर हाइपोक्लोरस एसिड। इज इट क्लियर? बाकी आपको जनरली यही लिखना है कि नॉन मेटल्स डज नॉट रिएक्ट विद वाटर। अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख देंगे एक्सेप्ट फ्लोरीन एंड क्लोरीन। फ्लोरीन हाईली रिएक्टिव मेटल है, तो फ्लोरीन क्या करेगी, वाटर से रिएक्ट करेगी और बनाएगी HF, हाइड्रोजन फ्लोराइड, जो कि कैसा बनेगा, काफी वायलेंटली रिएक्ट होगी इनके बीच में। ठीक है, रिएक्शन आगे बढ़ते हैं। रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड, तो नॉन मेटल्स फिर से रिएक्ट नहीं करती आसानी से, इनके ऑक्साइड रिएक्ट करते हैं। बट यहाँ पे याद रखना है, अगर कंसंट्रेटेड एसिड ले लिया ऑन हीटिंग, अगर मैं सल्फर के साथ H2SO4 की रिएक्शन करा रही हूँ, वैसे तो नहीं होगा, पर मैंने अगर कंडीशन ले ली कंसंट्रेटेड और मैंने ले लिया हीट, तो बन जाएगा SO2 + H2O।
बैलेंस कर लेंगे, 3SO2 लगा दो, 2H2O लगा दो, रिएक्शन बैलेंस्ड हो जाएगी। और यहाँ पर भी 2। ठीक है, जनरली मैंने आपको क्या बोला, ना ही वाटर से रिएक्ट करते ना एसिड से रिएक्ट करते नॉन मेटल। आसानी से याद रखना है, क्योंकि नॉन मेटल जो है हाइड्रोजन से नीचे आते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से बिलो होते हैं। ठीक है, तो आसानी से डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे। ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना है, मेटल को अगर एसिड से, नॉन मेटल को अगर एसिड से रिएक्ट कराना है तो कंसंट्रेटेड लेना होगा, साथ में हमें हीट भी देनी होगी, जिसकी वजह से ये रिएक्ट करेंगे और बनाएंगे SO2 एंड वाटर। नो हाइड्रोजन इवोल्यूशन कन्फर्म स्लो रिड्यूसिंग पावर। हाइड्रोजन गैस अगर इवॉल्व नहीं हो रही है, इसका मतलब है इनके अंदर रिड्यूसिंग पावर कम है। ठीक है, कैसी है, लो रिड्यूसिंग पावर है। ठीक है, रिएक्शन विद क्लोरीन। क्लोरीन की अगर हम बात करते हैं, नॉन मेटल रिएक्ट विद क्लोरीन मोर रिएक्टिव हैलोजन टू फॉर्म कोवेलेंट क्लोराइड्स वोलेटाइल एंड नॉन कंडक्टिव। जब मेटल क्लोरीन से रिएक्ट कर रही थी तो मेटल क्लोराइड्स बना रही थी। ठीक है, जब नॉन मेटल क्लोरीन से रिएक्ट कर रही थी तो ये भी मेटल, नॉन मेटल क्लोराइड्स बना रही थी। दोनों में डिफरेंस क्या है, तो अभी अभी मैंने आपको समझाया था कि जो मेटल क्लोराइड होंगे या मेटल बॉन्ड्स होंगे वो कैसे होंगे, आयनिक होंगे। तो इसका मतलब है कैसे क्लोराइड्स है, आयनिक क्लोराइड्स है। और जो नॉन मेटल बना रही है वो कैसे क्लोराइड्स है, कोवेलेंट क्लोराइड्स है। ठीक है, कोवेलेंट का मतलब है शेयर कर क्लोराइड्स बने होंगे। नॉन मेटल रिएक्ट विद क्लोरीन मोर रिएक्टिव हैलोजन टू फॉर्म कोवेलेंट क्लोराइड्स। दे आर वॉलेटाइल, वॉलेटाइल समझते हैं ना, जल्दी से इवेपोरेट हो जाते हैं, वेपर्स में बदल जाते हैं। एंड नॉन कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग तो समझ ही गए होंगे, जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने में हेल्प नहीं करेंगे। तो जब हाइड्रोजन और HCl, मतलब हाइड्रोजन और Cl को जब हम रिएक्ट करते हैं तो HCl बनता है। HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऑन यूवी लाइट और हीट। यूवी लाइट को हम इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं और हीट को इस तरीके से। ठीक है, जब हाइड्रोजन और क्लोरीन को मिलाएंगे तो बनेगा हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कैसे बनेगा, इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट एंड हीट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रिएक्शन विद हाइड्रोजन, जैसे मैंने आपको बताया आसानी से रिएक्ट तो नहीं करते, बट यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की बात नहीं हो रही है। यहाँ पर कोवेलेंट हाइड्राइड बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, कोवेलेंट हाइड्राइड्स। नाइट्रोजन जब हाइड्रोजन से मिलकर रिएक्ट करता है तो बनाता है 2NH3 यानी अमोनिया। कंडीशन है, इस प्रोसेस को हेबर प्रोसेस कहते हैं। आयरन कैटलिस्ट के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है और साथ ही साथ 450 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर देना होता है, नहीं तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कंबाइन करते हैं, आप तो इतने टाइम से पढ़ते आ रहे हैं, तो बनता है वाटर। कब होगा, जब इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे, है ना, इलेक्ट्रिक स्पार्क देंगे, इलेक्ट्रिक स्पार्क देंगे। अभी भी सिखाया, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन क्या बनाते हैं, यूवी लाइट HCl बनाते हैं। ठीक है, तो रिएक्शन विद हाइड्रोजन हो गई नॉन मेटल्स की। अब बात करते हैं रिएक्शन विद मेटल्स या फिर सॉल्ट सॉल्यूशन। नॉन मेटल की रिएक्शन कराएंगे, है ना, कैसे कराएंगे, या तो मेटल से या किसी सॉल्ट सॉल्यूशन से, है ना। तो यहाँ पे हमने ले लिया है क्लोरीन और Ki। क्लोरीन एक मेटल है, नॉन मेटल है, और Ki एक मेटल आयोडाइड है। ठीक है, तो नॉन मेटल डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव नॉन मेटल्स फ्रॉम सॉल्ट। Ki एक सॉल्ट बन गया पोटेशियम आयोडाइड का, जो मेटल और नॉन मेटल से मिलकर ही बना है। यहाँ पर आपको पता है कि K और I, K इसमें मेटल है और I इसमें नॉन मेटल है। जब हम क्लोरीन की रिएक्शन कराते हैं, क्लोरीन भी एक मेटल है, क्लोरीन एक नॉन मेटल और I भी एक नॉन मेटल है। इन दोनों में से कौन किसको डिस्प्लेस करेगा, हमें ये पता होना चाहिए। तो जैसे कि लिखा हुआ है लीस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल, है ना। ये मैंने यहाँ पे ट्रिक बताई है, फूटा कुल्लड़ बारात ओ आई सजना। इससे याद रखना है कि कौन सी नॉन मेटल किससे ज्यादा रिएक्टिव है। तो फ्लोरीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, जहां पे सल्फर कैसा हो जाएगा, लीस्ट रिएक्टिव हो जाएगा। और क्लोरीन देखो उसके बाद आता है, आयोडीन उससे और बाद आ रहा है। फ्लोरीन के बाद क्लोरीन, क्लोरीन के बाद ब्रोमीन, ब्रोमीन के बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद आयोडीन और आयोडीन के बाद सल्फर। तो अगर मैं क्लोरीन और आयोडीन में अगर मैं चेक करती हूँ तो क्लोरीन ज्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू आई, और ये इसको डिस्प्लेस करके बना लेगा KCl। ठीक है, बैलेंस करने के लिए 2 लगाएंगे, यहाँ 2 लग जाएगा और यहाँ पर बन जाएगा I2, डिस्प्लेस हो जाएगा, अलग हो जाएगा। देखिए यहाँ पर नॉन मेटल डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव नॉन मेटल। नॉन मेटल ही क्या करेगी,
लेस रिएक्टिव नॉन मेटल को डिस्प्लेस कर देगी फ्रॉम सॉल्ट। ये हैलोजन डिस्प्लेसमेंट भी है, क्योंकि हैलोजन्स को आप अलग कर रहे हो, एक हैलोजन दूसरे हैलोजन को अलग कर रहा है, इसलिए इसे कहते हैं हैलोजन डिस्प्लेसमेंट। अगर खाली हैलोजन की बात करते हैं तो फूटा कुल्हड़ बारात आई, ये ट्रिक है जिसमें आयोडीन जो होता है वो सबसे ज्यादा लीस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल है और हैलोजन है। विद मेटल्स फॉर्म आयनिक कंपाउंड्स, अगर मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं नॉन मेटल तो क्या बनाते हैं, आयनिक कंपाउंड्स बनाते हैं, जैसे कि आपको दिख रहा है। तो यहाँ पे जो KCl बना ये भी एक आयनिक कंपाउंड है, ये भी एक आयनिक कंपाउंड है, और I2 जो मिला है वो कैसा है, ब्राउन PPT है। ठीक है, तो नॉन मेटल्स गेन इलेक्ट्रॉन, एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं और कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाते हैं। अभी तक हमने ये देखा, जैसे ही नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं एसिडिक फॉर्म बनाएंगे ऑक्साइड्स की, और वो बॉन्ड्स कैसे हो जाएंगे, कोवेलेंट बॉन्ड होंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। आयनिक कंपाउंड्स फॉर्म बाय कंप्लीट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम metals cations to non-metals anions, creating strong electrostatic bonds. अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो कंप्लीट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम मेटल्स, कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कौन कर रहा है, मेटल कर रही है, और नॉन मेटल क्या करते हैं, एनाइन बनाकर एक्सेप्ट करते हैं। भाई आपको पता है जो लेने वाला है वो नेगेटिव है और जो देने वाला है वो कैसा है, पॉजिटिव है। इलेक्ट्रॉन जो देगा भाई वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो दुनिया में पॉजिटिव कौन है, सारी मेटल्स है, क्योंकि वही इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की एबिलिटी रखती है बिकॉज ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। इन्हीं के पास फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ये डोनेट कर देते हैं, और जब डोनेट करेंगे तो इनके पास प्रोटॉन की मात्रा क्या हो जाएगी, ज्यादा, इलेक्ट्रॉन की कम। जैसे सोडियम की मैं बात करती हूँ, एटॉमिक नंबर 11 है, 11 ही इलेक्ट्रॉन है, 11 ही प्रोटॉन है। एक इलेक्ट्रॉन इन्होंने दे दिया, प्रोटॉन कभी ट्रांसफर नहीं होते। अगर एक इलेक्ट्रॉन इन्होंने दे दिया तो कितने बचे, 10 इलेक्ट्रॉन, कितने बचे, 11 प्रोटॉन। प्रोटॉन पे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि प्रोटॉन टाइटली बाइंड होते हैं और हैवियर होते हैं देन इलेक्ट्रॉन, आसानी से नहीं निकलेंगे। तो जब हम माइनस का 10 प्लस का 11 करते तो आंसर आएगा +1, सॉरी, तो +1 का चार्ज लग जाएगा सोडियम पर, हो गया +1। मैग्नीशियम की बात करते 12 इलेक्ट्रॉन 12 प्रोटॉन। ठीक है, अब क्या हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, 10 इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 12 प्रोटॉन हुए, प्लस का साइन है और इस पर माइनस का साइन है, सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा +2, मैग्नीशियम हो जाएगा +2। जब क्लोरीन की बात करते हैं, क्लोरीन होता है 17287 और 8 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए ये क्या करेगा, 8 इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। पहले कितने थे, 17 इलेक्ट्रॉन, अब कितने हो गए, 18 इलेक्ट्रॉन हो गए, और प्रोटॉन कितने रहेंगे, 17 ही रहेंगे। जब -18 और 17 करोगे तो आंसर आएगा -1, इसलिए क्लोरीन पर चार्ज हो जाएगा माइनस। तो याद रखना है दुनिया में केवल मेटल ही है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं और उन्हीं पर पॉजिटिव चार्ज आता है। नॉन मेटल्स कैसे होते हैं, हमेशा नेगेटिव होते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। अच्छा, ये डोनेट और एक्सेप्टिंग चल क्यों रहा है, टू अचीविंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, नोबल गैस। सब कैसे बनना चाहते हैं, नोबल गैस। नोबल गैस याद आ रहा है, हीना, नीना और कैटरीना का एक्सरे रंगीन। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन एंड रेडॉन, यही सारी नोबल गैसेस है और इनकी जो आउटर शेल है वो पूरी तरीके से टोटली सेटिस्फाई है। ये नोबल गैसेस इनर्ट गैसेस भी होती हैं, अच्छे से जल्दी से रिएक्ट नहीं करती, आसानी से अपनी स्टेबल फॉर्म में ही रहती हैं, जैसे फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकती हैं। बाकी सब चीजें फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर सकती, बहुत जल्दी से रिएक्ट करती हैं क्योंकि इनकी आउटर शेल में कंप्लीट इलेक्ट्रॉन नहीं है, लाइक नोबल गैसेस। तो इसीलिए सब लोग अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए क्या कर रहे हैं, रिएक्शन कर रहे हैं, और इसी स्टेबिलिटी की वजह से या तो आयनिक बॉन्ड या फिर कोवेलेंट बॉन्ड बन जाते हैं। तो बात करते हैं आयनिक कंपाउंड्स फॉर्म बाय कंप्लीट ट्रांसफर फ्रॉम मेटल्स टू नॉन मेटल, कैटाइन टू एनाइन, क्रिएटिंग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड्स। इसकी वजह से इनके बीच में कैसा बन गया, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड बन गया, Na+Cl-। इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो कैटाइन, किसको किया, नॉन मेटल को किया तो कैसा हो गया, एनाइन हो गया। फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, मेटल्स लूज वैलेंस इलेक्ट्रॉन टू अचीव स्टेबल ऑक्टेट। मेटल क्या करती है, बताया था मैंने, स्टेबल ऑक्टेट बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन को लूज करती है, नॉन मेटल गेन करती है इलेक्ट्रॉन को। अपोजिटली चार्ज आयंस अट्रैक्ट इन अ लैटिस स्ट्रक्चर, और ये अपोजिटली चार्ज आयंस क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को और कैसा स्ट्रक्चर बना लेते हैं, एक लैटेक्स यानी कि सॉलिड क्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। इलेक्ट्रॉन डॉट नोटेशन से भी समझाया था मैंने, एक बार और समझा देते हैं।
कैल्शियम ऑक्साइड की अगर हम बात करते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड की बात करते हैं, चलो मैग्नीशियम की बात कर लेते हैं। मैग्नीशियम के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, राइट। तो होगा क्या कि जो मैग्नीशियम है ऑक्सीजन से जब रिएक्ट करता है तो ये मैग्नीशियम एक ही ऑक्सीजन को अपने 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देगा। कैसे करेगा भाई? 4 इलेक्ट्रॉन पहले थे ऑक्सीजन के आउटर शेल में भाई, 6 इलेक्ट्रॉन, 2 6, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6, जैसे यहाँ पे दिखाया 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां से मिल गए इनको 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो कैसा हो गया? 2 नेगेटिव, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए इन्होंने, तो कैसा हो गया? Mg2+। समझ आया? इस तरीके से इनका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बन जाता है। ऐसे ही आप कैल्शियम ऑक्साइड का बना सकते हैं, ऐसे ही आप मैग्नीशियम ऑक्साइड का बना सकते हैं, ठीक है। कैल्शियम क्या करता है? कैल्शियम भी Ca2+ O2 नेगेटिव। Mg क्या करता है? Mg2+ O2 नेगेटिव। अगर Cl से रिएक्ट कराएंगे तो Mg2+, यहाँ पे 2 Cl को इलेक्ट्रॉन देगा, 2 Cl नेगेटिव। होगा क्या? मैग्नीशियम में मान लीजिए मैग्नीशियम के 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इधर और एक इधर, एक इधर Cl में जाएगा, इधर Cl में जाएगा, दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर अपने आप को ऑक्टेट कंप्लीट कर लेंगे। होता क्या है? आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। एक इलेक्ट्रॉन मिल गया, 1 2 3 4 5 6 7, एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, और जिसकी वजह से ये ओवरऑल कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। ये 2 इलेक्ट्रॉन कहां से जा रहे हैं? मैग्नीशियम के जा रहे हैं, ठीक है। आसान इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। नेक्स्ट बढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। अब आपको पता है कि जो आयनिक कंपाउंड है वो बहुत ज्यादा कैसे होते हैं? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं, तो इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता होगा? हाई होता होगा। बट अगर हम इसे हैमर से तोड़ेंगे तो दे आर ब्रिटल इन नेचर। कैसे होते हैं? ब्रिटल होते हैं, इनके जो लैटेक्स होते हैं वो टूट जाते हैं। सबसे अच्छी बात है, सॉलिड फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, बट इन एक्वस स्टेट और मोल्टन स्टेट दोनों में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। बिकॉज इन एक्वस स्टेट क्या हो जाएगा? यहाँ पर आयनाइज हो जाएंगे आसानी से, तो आयंस मिल जाएंगे। मोल्टन स्टेट में भी ये आयनाइज हो जाएंगे, इनके आयंस मिल जाएंगे, और जहां आयंस है वहां इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट तो होनी ही है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन जाइंट लैटेक्स। जो इनका जो लैटेक्स बन रहा है, इस लैटेक्स के अंदर क्या हो रहा है भाई? स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बहुत ज्यादा, इसको तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की जरूरत पड़ जाएगी भाई। जैसे कि यहाँ पे दिया है 1074 केल्विन मेल्टिंग पॉइंट होता है नमक का। कभी नमक को पिघलाया है अपनी गैस पर? कभी नमक को पिघलाया? नहीं पिघलाया। पिघला कर देखना, आज पिघलाना और देखना आपकी गैस पर पिघल सकता है? बिल्कुल नहीं पिघलेगा, क्योंकि इनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और जो आपकी गैस से हीट मिल रही है वो 1074 केल्विन से कम है। जब तक इतनी हीट नहीं मिलेगी नमक पिघलेगा नहीं, चाहे काला पड़ जाएगा बट सॉलिड फॉर्म में ही रहेगा। इसलिए इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता है? बहुत हाई होता है, ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि आयनिक बॉन्ड्स बने और आयनिक बॉन्ड्स आसानी से टूटते नहीं है। सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे कैसे होते हैं? रूम टेम्परेचर पे कैसे होंगे? सॉलिड होंगे, ठीक है। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, अभी अभी बात हुई हमारी, क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं मोल्टन और एक्वस स्टेट। जब मोल्टन स्टेट में होंगे या एक्वस स्टेट में होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे, अपोजिट चार्ज में कन्वर्ट हो जाएंगे। अगर O है तो O2 नेगेटिव, Na है तो Na प्लस, Na प्लस Cl नेगेटिव। बैलेंस करेंगे तो यहाँ 2 आएगा। इंसुलेटर इन सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में ये इंसुलेटर की तरह वर्क करते हैं, मतलब कोई इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे। सॉल्युबल इन वाटर, वाटर में सॉल्युबल हो जाएंगे, वैसे पोलार हो जाते हैं। पोलार का मतलब है एक पॉजिटिव तो एक अपने आप को नेगेटिव फील करेगा, ठीक है। इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, अगर इसको किसी तेल में, कभी देखा है कि हमने कढ़ाई में तेल डाल दिया और फिर नमक डाला हो? नहीं ना, कढ़ाई में हम सारे मसाले डाल देते हैं, फिर सब्जी डाल देते हैं, फिर उसके बाद नमक डालते हैं। क्यों? क्योंकि जो सॉल्ट है वो इजीली सॉल्युबल नहीं होगा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर या किसी ऑयल सब्सटेंस के अंदर, ये वाटर में ही सॉल्युबल होता है। जैसे सब्जी डालते हैं तो सब्जी अपना वाटर, जो भी वाटर है वो रिलीज करेगी और उसी पानी के अंदर नमक आसानी से घुल जाएगा। तो याद रखना है इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। कभी भी तेल में नमक डाले रहना, जिंदगी हो जाएगी भाई, बदल जाएगी, पर नमक नहीं पिघलेगा, उसमें डिसॉल्व नहीं होगा। दे आर ब्रिटल, आपको बताया था मैंने, ये आसानी से क्या करते हैं? तोड़ने पर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। तो लाइक चार्जेस रेपेल व्हेन स्ट्रेस्ड,
जैसे ही आप इन्हें हम स्ट्रेस करते हैं, जैसे इन्हें पीटा जाता है, तो जो लाइक चार्जेस होते हैं वो रेपेल करते हैं, दूर होते हैं, और जैसे दूर होंगे वैसे ब्रिटल हो जाएंगे। इसीलिए नमक कैसा होता है, ब्रिटल होता है। तो क्वेश्चन बच्चों के दिमाग में बहुत आता है कि मैम ये तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो बहुत था, लेकिन हमने एक बार हथौड़ा मारा या हमने कुछ मारा थोड़ा सा, ये तो टुकड़ों में टूट गया। क्योंकि जैसे ही लाइक चार्जेस मिले, है ना, व्हेन स्ट्रेस्ड, जैसे साथ में मिले वैसे एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रेपेल। अगर मैं सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर बनाऊं तो कुछ इस तरीके से Na प्लस Cl नेगेटिव इस तरीके से बाइंड होंगे, Na प्लस Cl नेगेटिव, है ना, समझ आया। यहाँ पर क्या होगा, फिर Cl नेगेटिव होगा, यहाँ पर क्या होगा, Na प्लस होगा, यहाँ पर क्या होगा, Cl नेगेटिव होगा, और यहाँ पर क्या होगा, Na प्लस होगा। जैसे ही टूटे तो हो सकता है कि Na एक दूसरे के साथ टकराएं, और टकराएंगे तो दूर जाएंगे, सॉरी, टकराएंगे तो दूर जाएंगे, और दूर जाएंगे तो फिर ये टुकड़ों में टूट जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, दे आर रेपेल इन नेचर, ओ ब्रिटल इन नेचर, ठीक है, बिकॉज ऑफ, क्यों हो रहा है ऐसा, लाइक चार्जेस रेपेल व्हेन स्ट्रेस्ड, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की। हाई होता है क्योंकि स्ट्रॉन्ग आयन अट्रैक्शन होता है, NaCl इसका एक एग्जांपल है। डिग्री सेल्सियस में देखोगे तो 801 यानी कि 801 डिग्री सेल्सियस इसका मेल्टिंग पॉइंट होगा। कंडक्ट एंड मेल्ट, अगर मेल्ट हो जाएंगे या एक्वा स्टेट में आएंगे तभी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे, उससे पहले आपके घर में जो रखा हुआ नमक है वो एक इंसुलेटर की तरह काम करेगा। तो फ्री मूविंग आयंस मिल जाते हैं आसानी से, इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्रीली मूव करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, आप इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करा सकते हैं, जैसे मोल्टन MgO या मोल्टन NaCl। सॉल्युबल इन वाटर, आसानी से वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं। इनकी जो हाइड्रेशन एनर्जी होती है वो लैटिस एनर्जी से ज्यादा होती है। KCl NaCl इजिली डिसॉल्व इन वाटर, बट इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ठीक है, याद रखना। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। आयनिक बॉन्ड वर्सेस कोवेलेंट बॉन्ड, तो हमने अभी देखा दोनों के बीच में, आपने देखा कि जो आयनिक बॉन्ड होते हैं वो स्ट्रांग होते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है, ब्रिटल होते हैं, ये बात तो आप जान ही चुके हैं, ठीक है। आयनाइज हो जाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं इसी वजह से, चाहे वो मोल्टन स्टेट हो या फिर कैसी स्टेट हो, एक्वा स्टेट। ये कैसे होते हैं, इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लो होता है, ब्रिटल हो जाएंगे कोई दिक्कत नहीं है, बट आयनाइज नहीं होंगे। आयनाइज नहीं होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे, चाहे वो मोल्टन स्टेट हो या एक्वा स्टेट हो। साथ ही साथ आपको बताते हैं मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इनका क्या होता है, हाई होता है, बट इनका कैसा होता है, लो MPN BP, मतलब लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो जल्दी से देखते हैं, आयनिक में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, हाई मेल्टिंग होता है, बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, सॉल्युबल होते हैं, वाटर सॉल्युबल होते हैं ये, बट ये कैसे होंगे, वाटर इनसॉल्युबल, अपोजिट, ठीक है। स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। आयनाइज हो जाएंगे, आयनाइज होंगे तो कंडक्ट करेंगे मोल्टन और एक्वा स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। चलिए कोवेलेंट हमेशा शेयर करते हैं, ये आयनिक बॉन्ड बना तो रहे हैं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, ट्रांसफर और गेन हो रहा है, ट्रांसफर एंड गेन, बट यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ना ही नीदर बी ट्रांसफर नीदर बी ट्रांसफर नॉर बी गेन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, बट क्या होता है, शेयरिंग होती है, बट शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, ठीक है। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या होते हैं, शेयर होते हैं, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है और इनसॉल्युबल होते हैं इन वाटर, बट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में आसानी से सॉल्युबल हो जाएंगे। आयंस इन कॉमन कंपाउंड्स की बात करते हैं तो Na2O हैज, बताया है मैंने आपको, MgO के पास कौन कौन से होंगे, Na के पास कौन कौन से आयन होंगे। पॉलीएटॉमिक आयंस, ये जान लेते हैं क्या होता है। पॉलीएटॉमिक आयंस का मतलब होता है जब कई सारे एलिमेंट के साथ मिलकर एक कंबाइंड आयन बनता है, जैसे मैंने बोला 2 या 3 एलिमेंट मिलकर एक आयन बना रहे हैं, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर 2 नेगेटिव बनाते हैं, CO3 2 नेगेटिव कार्बोनेट आयन, तो ये कैसा हो गया, पॉलीएटॉमिक आयन हो गया। जब मैं सोडियम की बात कर रही थी तो सोडियम तो सिंगल था ना, Na प्लस में था। अगर मैं Mg की बात कर रही थी तो Mg क्या था, 2 प्लस सिंगल में था, राइट। तो ऐसे ही आयंस को हम कहते हैं पॉलीएटॉमिक आयन, जैसे NH4 प्लस Cl नेगेटिव, ठीक है। CuSO4 में भी क्या बनना है, Cu2 प्लस, तो Cu तो भैया मोनोएटॉमिक आयन है,
लेकिन SO4 2 नेगेटिव हमारा कैसा हो जाएगा, पॉली एटॉमिक आयन। ये कैसे हैं, पॉली एटॉमिक आयन। ठीक है, तो ये भी क्या बना रहे हैं, एक आयनिक बॉन्ड बना रहे हैं। पर आपने देखा आयनिक बॉन्ड दो टाइप के होते हैं, एक मोनोटॉमिक आयन और पॉली एटॉमिक आयन। ये सारे कैसे बनते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से या फिर गेन से। ठीक है, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, सॉल्युबल इन वाटर होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, ब्रिटल होते हैं, स्ट्रेस की वजह से इनके जो लाइक चार्जेस होते हैं वो रेपेल करते हैं, आसानी से दूर हो जाते हैं, और वाटर सॉल्युबल हो गया। लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, आयनाइज नहीं होते, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं। ठीक है, ना ही ट्रांसफर करते हैं ना ही गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन, बट शेयर करते हैं। तो इसलिए इनके बीच में कैसा बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड है। ये डिफरेंस आ जाता है एग्जाम में, कोवेलेंट और आयनिक बॉन्ड में क्या डिफरेंस है, जो यहाँ पर आपको बता दिए। नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। अब है अकरेंस ऑफ मेटल्स। तो बहुत बड़ा सवाल है भाई, मेटल्स किस किस फॉर्म में कैसे कैसे मिलती है। तो पहली बात तो ये कि मेटल बहुत हाईली रिएक्टिव मेटल है ज्यादातर, कुछ ही मेटल है जो लीस्ट रिएक्टिव है और जो अपनी प्योर फॉर्म में मिल जाती है, जिनमें से कॉपर फिर भी कभी कभी ऑक्साइड फॉर्म में या सल्फाइड के फॉर्म में मिलेगा आपको। लेकिन अगर हम बात करते हैं गोल्ड की या प्लैटिनम की बात करते हैं, सिल्वर की भी बात करते हैं, तो ये हमें एक बार के लिए फिर भी कैसे मिल जाते हैं, अपनी प्योर स्टेट में मिल जाएंगे। फिर भी जैसे सिल्वर की अगर हम बात करें, सिल्वर सल्फाइड के फॉर्म में मिलता है, क्योंकि एयर में सल्फर होता है और सल्फर से सिल्वर आसानी से रिएक्ट करता है और सिल्वर सल्फाइड बनाता है। बट गोल्ड और प्लैटिनम हमें प्योर फॉर्म में मिल जाते हैं। लेकिन जितनी भी हाईली रिएक्टिव मेटल है, मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल है, हमेशा कंबाइंड फॉर्म में मिलती है, अपनी फ्री स्टेट में नहीं मिलती है। फ्री स्टेट में क्यों नहीं मिलती, क्योंकि जल्दी से रिएक्ट कर लेती है, तो इसलिए हमेशा कंबाइंड हो जाती है। तो मेटल्स आर फाउंड एज ऑक्साइड्स, या तो ऑक्साइड के फॉर्म में मिलेंगी, या सल्फाइड्स, या कार्बोनेट्स, या हैलाइड्स इन ओर्स। ठीक है, which are concentrated minerals viable for extraction. Gangue is the worthless rocky impurities. तो बोला गया है कि हमें किस फॉर्म में मिलती है, और के फॉर्म में मिल सकती है, जो कि मिनरल से कंसंट्रेटेड की जाती है। कैसे करेंगे, एक्सट्रैक्शन से करते हैं, और जो हमें इम्प्योरिटीज मिलती है उन्हें हम गैंग कहते हैं। और इसमें जो ये इम्प्योरिटीज होती है वो रॉकी इम्प्योरिटीज होती है। थोड़ा जल्दी से मैंने बता दिया, क्योंकि क्वेश्चन आता है मिनरल्स क्या है और मिनरल्स एंड ओर में क्या डिफरेंस है। तो मैं आपको बता देती हूँ, जितने भी हमारी मेटल्स या नॉन मेटल्स सब मिल जाती हैं उसे मिनरल कहते हैं, जिसमें लीस्ट मतलब जिसमें क्वांटिटी ऑफ मेटल जो होगी वो कम होती है। लेकिन जहां पर क्वांटिटी ऑफ मेटल ज्यादा हो और जहां से एक्सट्रैक्शन बेनिफिटेड हो, क्या बोल रही हूँ मैं, एक्सट्रैक्शन क्या हो, बेनिफिटेड हो, उसको हम कहते हैं ओर, क्योंकि यहाँ पे पैसा लगाने में फायदा मिलेगा। लेकिन मिनरल में थोड़ा बहुत गोल्ड भी है, थोड़ा बहुत आयरन भी है, थोड़ा बहुत कॉपर भी है, और बहुत सारे नॉन मेटल, बहुत सारे डस्टी पार्टिकल्स, बहुत सारी इंप्योरिटीज है। अब इतने से गोल्ड के लिए हम लाखों रुपए खर्च कर देंगे और जो शायद 1000 का भी गोल्ड ना हो, तो क्या फायदा। तो मिनरल्स में क्या होता है, स्मॉल क्वांटिटी में मेटल्स प्रेजेंट होती हैं, बट ओर में लार्ज क्वांटिटी में मेटल्स प्रेजेंट होंगी एंड एक्सट्रैक्शन बेनिफिटेड होगा, उन्हीं को हम कहते हैं ओर। तो पहला क्वेश्चन आ जाता है, मिनरल एंड ओर में क्या डिफरेंस है। आई थिंक आप समझ गए होंगे, तो यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है, एक्सट्रैक्शन बेनिफिटेड है, क्वांटिटी ऑफ मेटल्स आर मोर एज कंपेयर टू मिनरल्स। ठीक है, ये बात याद रहेगी। फिर आपको लेस रिएक्टिव मेटल समझ आ गई हैं, वो कौन कौन सी हैं, गोल्ड है, सिल्वर है, प्लैटिनम है। एग्जिस्ट इन नेटिव स्टेट, अपनी नेटिव स्टेट में मिलती है, ड्यू टू इनर्टनेस बहुत जल्दी से रिएक्ट नहीं करती, बेजान अपनी ही स्टेट में मिल जाती है हमें। मॉडरेटली रिएक्टिव वंस की बात करते हैं तो है आयरन और जिंक, ये ऑक्साइड सल्फाइड्स के फॉर्म में मिल जाती है, जिसमें एक हेमेटाइट Fe2O3 है, जिंक ब्लेंड ZnS है। ठीक है, हाईली रिएक्टिव मेटल में जिसमें आता है एल्यूमिनियम एंड सोडियम, ऑलवेज कंबाइंड फॉर्म में मिलेंगे, या तो ऑक्साइड्स बना लेंगे बहुत जल्दी, वैसे तो ऑक्साइड ही बनाते हैं एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन दोनों। बाकी अगर पानी में जाते हैं, ओशन में जाते हैं, तो हमें सोडियम क्लोराइड के फॉर्म में मिलता है। अबंडेंस मात्रा में क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा मात्रा में मिलने वाली कौन सी मेटल है, तो वो है एल्यूमिनियम। सबसे ज्यादा हमें अबंडेंस मात्रा में मिलती है वो है एल्यूमिनियम 8.1%, आयरन हमें मिलती है 5%, कैल्शियम हमें मिलता है 3.6%, सोडियम मिलता है 2.8%, मैग्नीशियम मिलता है 2.1% इन अर्थ क्रस्ट। तो आपको याद रखना है फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, सबसे ज्यादा मिलने वाली एल्यूमिनियम, देन उसके बाद आयरन एंड देन उसके बाद कैल्शियम। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ ऑक्साइड्स रस्टी Fe2O3, हमें आयरन किसके फॉर्म में मिल रही है, ऑक्साइड के फॉर्म में मिल रही है, रस्ट फॉर्म में होती है जिसे कहते हैं Fe2O3। सल्फाइड में मिलने वाली को हम कहते हैं जिंक ब्लेंड ZnS। ठीक है, कार्बोनेट के फॉर्म में मिलने वाला है कॉपर,
कॉपर कार्बोनेट जो कि मेलेसाइट ग्रीन कलर का होता है, और ये भी एक कोरोजन ऑफ मेटल है कॉपर की, क्या बोलते हैं इसे, बेसिक कॉपर कार्बोनेट, CuOH का होल ट्वाइस CuCO3। अगर ये इस फॉर्म में मिलता है तो हमें मिलेगा मेलेसाइट डार्क ग्रीन कलर। क्वेश्चन आ जाता है, इससे याद रखना है। कभी देखा होगा कॉपर के बर्तन पर या कॉपर के जो भगवान जी में आप पूजा करते हैं, किसी चीज का इस्तेमाल करते हैं, तो धीरे धीरे आप देखते होंगे ग्रीन कलर का आ जाता है। कॉपर बॉटल में आप पानी पीते हैं तो आप देखते होंगे कि वहां पर ग्रीन कलर की कोई लेयर आ रही है, वो क्या है, रस्ट है। करना क्या है, बस नींबू डालना है, एसिड डालेंगे, बेस रिएक्ट करेगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगी रिएक्शन, और रस्ट जो होती है वो रिमूव हो जाती है आसानी से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इतने सारे फॉर्म्स में हमें मेटल्स आसानी से मिल जाती है हमारे अर्थ पर। स्टेप्स इन मेटलर्जी, तो अभी अभी आपको मैंने बताया कि ओर से हम मेटल को सेपरेट करते हैं। जो इम्प्योरिटीज निकली थी, जो रॉकी इम्प्योरिटीज थी, उनको हमने गैंग कह दिया। अब कौन कौन से स्टेप्स हैं जिसमें हम क्या करेंगे, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल करेंगे। तो जो स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, उस प्रोसेस को हम कहते हैं मेटलर्जी। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम ओर्स, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेटलर्जी। इसको हम क्या बोलेंगे, मेटलर्जी बोलेंगे। ठीक है, शॉर्ट में आपको बताती जा रही हूँ। मेटलर्जी में 4 मेन स्टेप्स होते हैं। पहले क्रशिंग और इनटू पाउडर, और को क्रश कर लेना, बिल्कुल पाउडर फॉर्म में बनाना है। फिर कंसंट्रेशन करनी है, मतलब कि गैंग जितना भी रिमूव, जो भी इम्प्योरिटीज थी उनको रिमूव कर देना है, गैंग को निकाल देना है, और को हमें कंसंट्रेटेड कर लेना है। फिर एक्सट्रैक्शन करेंगे, और को पूरी तरीके से मेटल में कन्वर्ट कर देंगे जो प्योर मेटल है, एंड देन उसके बाद प्योरीफाइंग हो जाएगी, रिफाइनिंग हो जाएगी, कोई भी इम्प्योरिटीज उसमें नहीं बचेगी। ठीक है, ये 4 स्टेप में हमारा मेटलर्जी प्रोसेस खत्म हो जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हमेशा आता है। हाई रिएक्टिव मेटल को किस तरीके से एक्सट्रैक्ट करते हैं, लो रिएक्टिव को कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, कैल्सिनेशन क्या है, रोस्टिंग क्या है, फ्रॉथफिलिटेशन क्या है, या फिर लीस्ट रिएक्टिव मेटल को कैसे हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो पहले तो समझ आ गया। हम यहाँ पे तीनों मेटल्स को पढ़ेंगे अलग अलग तरीके से, क्योंकि लो रिएक्टिव मेटल को सिंपली हीटिंग कर हम क्या कर सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं। जो हाई रिएक्टिव मेटल्स है उसके लिए इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, और जो मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स है उसको हम किसी अदर मेटल के साथ डिस्प्लेस कराकर भी ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला समझ आया मैं। और के बाद मेटल ऑफ हाई रिएक्टिविटी, इलेक्ट्रोलाइसिस करा दिया, प्योर मेटल मिल जाएगी। मीडियम रिएक्टिविटी में हमें 2 टाइप के और मिलते हैं, एक तो कार्बोनेट के फॉर्म में और एक सल्फाइड के फॉर्म में। कार्बोनेट से जो प्रोसेस ऑब्टेन होती है उसको कहते हैं कैल्सिनेशन, और जो सल्फाइड और होते हैं उसे हम एक्सट्रैक्ट करेंगे तो उसे हम बोलते हैं प्रोसेस को रोस्टिंग। दोनों से हम पहले फिर ऑक्साइड बना लेते हैं, ऑक्साइड के बाद रिड्यूस्ड कराते हैं, एंड देन रिफाइनिंग कराते हैं। ठीक है, मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी में भी सल्फाइड और होते हैं, उसमें रोस्टिंग होगी, मेटल मिलेगी, उसके बाद रिफाइनिंग। तो इन दोनों में रिफाइनिंग की जरूरत होती है, यहाँ पर रिफाइनिंग की जरूरत नहीं होती। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि कौन सी मेटल सीरीज में हमें रिफाइनिंग की जरूरत नहीं है। तो रिएक्टिविटी हाई रिएक्टिविटी वाली, मॉडरेट एंड लीस्ट रिएक्टिव दोनों में रिफाइनिंग की जरूरत होती है। अच्छी बात यह है, चाहे मॉडरेट हो या लीस्ट रिएक्टिव मेटल हो, कार्बोनेट और सल्फाइड और होगा तो कैल्सिनेशन और रोस्टिंग से पहले ऑक्साइड ही बनाएंगे। ठीक है, ऑक्साइड बनाने के बाद ही हम क्या करेंगे, मेटल मिलेगी, और मेटल को फिर रिफाइन किया जाएगा। इज इट क्लियर? यहाँ पर रोस्टिंग ही होती है लो रिएक्टिविटी में। कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स, तो पहले हमने क्या कर लिया भैया, क्रश कर लिया। क्रश करने के बाद जितनी भी इम्प्योरिटीज थी, जो डस्टी पार्टिकल्स है, सैंड पार्टिकल्स है, उनको रिमूव कर दिया, गैंग रिमूव कर दिया। अब हमें मिल गया कैसा ओर, कंसंट्रेटेड ओर। अब इस ओर के साथ भाई हमें क्या कराना है, हमें 3 प्रोसेस हमारे पास जिससे हम गैंग को रिमूव कराने में मदद करेंगे। हम ओर को कैसे कंसंट्रेटेड कराएंगे, तो ये स्टेप हम पढ़ने वाले हैं। अभी हमने पीस लिया है, और पीस कर हम इम्प्योरिटीज को कैसे बदलेंगे, मतलब कैसे निकालेंगे, उसके लिए हमारे पास ये 3 स्टेप्स हैं। रिमूव गैंग बिफोर एक्सट्रैक्शन यूजिंग फिजिकल मेथड। एक हो गया ग्रेविटी सेपरेशन से। क्या करते हैं, हैवी ओर, जैसे हेमेटाइट जो है, सॉरी हैवी ओर जो कि हेमेटाइट है, सेटल इन वाटर करंट लाइट गैंग वॉश्ड अवे। तो मेटल जो होती है हमारे पास, जो Fe2O3 है, हेमेटाइट ओर है, वो हैवी होती है और ग्रेविटी की वजह से नीचे चली जाती है। जो इम्प्योरिटीज होती हैं, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, सैंड होते हैं, वो एज कंपेयर टू हेमेटाइट तो लाइट वेट होते हैं, और लाइट वेट होते हैं तो ऊपर होते हैं, और ऊपर से उनको क्या करा दिया जाता है भाई, वाटर करंट के थ्रू वॉश्ड अवे करा दिया जाता है। आसान है पहला स्टेप। अब जो हमें मिलेगा
वो कंसंट्रेटेड ओर होगा, जिसमें सबसे ज्यादा मात्रा किसकी होगी, आयरन की होगी। बाकी जो ऑक्सीजन है उसको हम रिमूव करा ही देंगे। तो हमने सारी गैंग को तो निकाल दिया, किससे निकाला, ग्रेविटी से। क्या किया, जो आयरन हैवी थी वो नीचे बैठ गई, जो इम्प्योरिटीज थी वो ऊपर थी, उसे हमने बहा दिया। इम्प्योरिटीज को हमने क्या कर दिया, वॉश्ड अवे कर दिया। फ्रॉथ फ्लोटेशन, इसका क्वेश्चन बहुत आता है, ये सल्फाइड ओर के लिए। पहली बात तो ये एक प्रोसेस है जिससे हम क्या करते हैं, कंसंट्रेटेड ओर मिलता है हमें। सल्फाइड ओर कैसे मिलेगा, वेटेड बाय पाइन ऑयल, पाइन ऑयल से वेटेड कर देंगे हम सल्फाइड ओर को। फ्लोट एज फ्रॉथ, फ्रॉथ बन जाते हैं, जैसे झाग टाइप बन गया हो, है ना, ऊपर तैरने लगता है ये। गैंग सिंक, गैंग डूब जाती है। जो हमारे पास मेटल थी वो पाइन ऑयल की वजह से ऊपर क्या बना रही है, फ्रॉथ बनाती जा रही है, ऊपर झाग बनाती जा रही है, ऊपर की तरफ आती जा रही है, और जो गैंग है वो नीचे सिंक होती जा रही है। हाइड्रोफोबिक और पार्टिकल स्टिक टू द एयर बबल्स, जो बबल्स बने, जो झाग बने, उस पर जो हाइड्रोफोबिक नेचर की और था वो चिपक गया। ये हमारी देखो मेटल चिपकती जा रही है इस पर आसानी से, एयर बबल से क्या हो गई, स्टिक हो गई। एंड राइज विद द फ्रोथ, और बताया ना मैंने, झाग की वजह से ऊपर की तरफ आती जा रही है। वेल हाइड्रोफिलिक गैंग, और हाइड्रोफिलिक गैंग थी जो पानी में घुल गई थी, वो यहाँ पर प्रेजेंट है। इसमें जितना भी होगा वो बबल्स की वजह से ऊपर की तरफ आ रहा होगा, बबल्स की वजह से ऊपर की तरफ आ रहा होगा, और सारी मेटल हमारे इसी एयर बबल से जाकर स्टिक हो जाती है। ठीक है। एंड वाइल हाइड्रोफिलिक गैंग रिमेन्स इन द वाटर, हाइड्रोफिलिक गैंग जो थी ये वाली, वो कहाँ रह गई, पानी के अंदर डूबी रह गई, क्योंकि ये वाटर लविंग है, पानी से प्यार करती है, तो पानी के साथ जुड़ी रहेगी। इतना क्लियर हुआ। तो फ्रॉथ फ्लोटेशन में क्या होता है, जितने भी हमारे पास सल्फाइड ओर्स होते हैं उनको वेटेड बाय पाइन ऑयल करते हैं। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, फ्लोट एज फ्रॉथ, फ्रोथ की तरह, मतलब झाग की तरह ऊपर की तरफ फ्लोट करने लगेगा। जो गैंग होगी वो हाइड्रोफिलिक नेचर होगी, पानी में डूब जाएगी, और जितना भी हाइड्रोफोबिक मेटल ओर है वो ऊपर झाग के बबल्स के ऊपर फॉर्म में आएगा और एयर बबल से स्टिक हो जाएगा। और इसी तरीके से हम क्या करते हैं, इस फ्रॉथ को अलग सेपरेट कर लेते हैं, और जो इम्प्योरिटीज होती है उसको वॉश्ड अवे कर देते हैं। ठीक है। तो यहां से भी हमें ये दोनों कंसंट्रेटेड ओर मिल गए। तीसरा है मैग्नेटिक सेपरेशन, ये बहुत आसान है। जितने भी मैग्नेटाइट, यानी कि आपको पता है जो मैग्नेट प्रॉपर्टी शो करती है मेटल्स, उनको हम क्या करते हैं, मैग्नेट के थ्रू अलग कर लेते हैं। तो अट्रैक्टेड बाय मैग्नी मतलब मैग्नेट, मैग्नेट से ये क्या हो जाएंगे और अट्रैक्ट हो जाएंगे, इनको सेपरेट कर लिया जाएगा। तो इस टेबल के अंदर यहाँ पर यही देखा गया, हमने 3 मेथड्स लिए, इन 3 मेथड से हम सेपरेट ही कर रहे हैं और को कंसंट्रेटेड बना रहे हैं। पहला स्टेप था ग्रेविटी, जिसमें हेमेटाइट लिया गया था। दूसरे में मैग्नेटाइट ले रहे हैं, जिसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी Fe3O4, इसका फॉर्मूला होता है Fe2O3। ठीक है, दोनों के फॉर्मूले अलग है, एक मैग्नेटाइट और है तो एक हेमेटाइट और है, ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन आ जाता है। गैलेना जिसे कहते हैं लेड वाला, अगर जिंक होगा तो ZNS जिसे बोलेंगे जिंक ब्लेंड, क्या नेम होता है, जिंक ब्लेंड। ZNS का मैं यहाँ इंक्लूड कर देती हूँ, जिंक ब्लेंड कहते हैं, क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, आसान है। तो डेंसिटी डिफरेंस, क्योंकि एक हैवी है और एक लाइटर है, डेंसिटी डिफरेंस है, जिससे हमने क्या किया, आसानी से सेपरेट किया। सेलेक्टिव वेटिंग, हमने सेलेक्टिवली चीजों को वेट किया, मतलब कि पाइन ऑयल से हमने उसे कवर कर दिया, वेट कर दिया। ठीक है, किसको किया, सल्फाइड ऑयल को। जो इम्प्योरिटीज थी वो नीचे बैठ गई थी, हाइड्रोफिलिक नेचर थी, जो ऊपर हाइड्रोफोबिक नेचर चीजें थी वो ऊपर आ गई थी फ्लोट करते हुए। मैग्नेटिक अट्रैक्शन से भी हमने यहाँ पर सेपरेट किया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पीडीएफ पर अपने उस पर आते हैं, स्लाइड पर। एक्सट्रैक्शन रिडक्शन मेथड, अब क्योंकि हम लो रिएक्टिविटी मेटल पढ़ रहे हैं तो जिसमें आपको देखना पड़ेगा, हम रिडक्शन मेथड यूज करेंगे, है ना। तो यहाँ पे किस तरीके से रिड्यूस करेंगे, रिडक्शन कराएंगे मेटल्स का, वो देखना है। लो रिएक्टिविटी मेटल में आती है हमारी कॉपर, मरकरी एंड गोल्ड, और जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ कॉपर एंड मरकरी के बारे में पढ़ना है। ठीक है, सेल्फ रिडक्शन और सिंपल हीटिंग, कुछ नहीं करना, बस सिंपल हीटिंग कराना है इनको और अपने आप ही रिड्यूस्ड हो जाएंगे ये। तो दीज अकर है सल्फाइड्स और ऑक्साइड्स, जनरली ये सल्फाइड या ऑक्साइड्स में होती है, और हमारे में भी ना सल्फाइड में ही है। सल्फाइड से धीरे फिर हम ऑक्साइड बनाएंगे, ऑक्साइड के बाद मेटल बनाएंगे, मेटल के बाद रिफाइन करेंगे। क्या बोला मैंने, जो सल्फाइड्स और है उन्हें मैं क्या बनाऊंगी, ऑक्साइड्स, ऑक्साइड्स के बाद क्या बनाऊंगी मैं, प्योर मेटल, और प्योर मेटल के बाद क्या करूंगी मैं, रिफाइनिंग। उसके बाद मुझे पूरी तरीके से मतलब प्योर मेटल यहाँ मिलेगी। अभी ये प्योर मेटल नहीं है, अभी थोड़ी इंप्योरिटीज इसके अंदर है, इसलिए मुझे रिफाइनिंग करने की जरूरत पड़ रही है। ठीक है, एक्सट्रैक्टेड बाय रोस्टिंग, क्योंकि ये ऑब्वियस बात है सल्फाइड्स हैं, तो सल्फाइड को ऑक्साइड में बनाने में जो प्रोसेस लग रही है उसे हम कह रहे हैं रोस्टिंग। और किस स्टेप से हो रही है, फ्रॉथ फ्लोटेशन से। कौन सी टेक्निक यूज कर रहे हैं हम, जब टेक्निक आएगा तो क्या है, फ्रॉथ फ्लोटेशन।
फ्रॉथ फ्लोटेशन से आप क्या कर पा रहे हो, आसानी से इंप्योरिटीज को रिमूव करके कंसंट्रेटेड ओर बना पा रहे हो, ठीक है। फॉलोड बाय सेल्फ रिडक्शन और सिंपल हीटिंग, नो स्ट्रॉन्ग रिडक्टेंट नीडेड, हमें कोई रिडक्टेंट की जरूरत नहीं है यहाँ पर जो इसको रिडक्शन कराने में हेल्प करे, क्योंकि ये सेल्फ रिड्यूस हो जाती है क्या करने पर, हीट देने पर। HgS है प्लस 3O2 क्या हो जाएगा, 2HgO प्लस 2SO2 हो गया आसानी से, 2HgO प्लस 2SO2। हमने क्या देखा, सल्फर से हमने क्या बनाया, सल्फाइड और से ऑक्साइड बनाया, सल्फाइड से ऑक्साइड बनाया। जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो गैस है, उड़ जाएगी, सही बात है, और हीट रिलीज होगी। जैसे ही HgO को हम दोबारा से गर्म करेंगे तो Hg बनेगा और O2 गैस अलग हो जाएगी। हीट कितनी देनी है हमें, 673 केल्विन से थोड़ा ज्यादा ही है, ठीक है, 673 केल्विन से भी ज्यादा ही है। तो HgO को बस हमें क्या करना है, हीट कर देना है, Hg अलग और O2 अलग हो जाएगा। तो पहले हमने सल्फाइड से ऑक्साइड बनाया, ऑक्साइड से मेटल, और मेटल के बाद अभी मैं रिफाइनिंग स्टेप लास्ट में बताऊंगी, ठीक है। कॉपर फ्रॉम कॉपर ग्लैंड्स, देखो सिनेबार भी आता है, सिनेबार का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सिनेबार किसका ओर है, ठीक है, मरकरी, HgS इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। कॉपर ग्लैंड Cu2S का है, ठीक है, कॉपर सल्फाइड का याद रखना है यहाँ पर। तो Cu2S प्लस O2 3O2 रिएक्ट करेंगे तो कॉपर ऑक्साइड बनाएंगे। कॉपर ऑक्साइड जब बनेगा साथ में सल्फर डाइऑक्साइड गैस भी बनेगी। अभी कॉपर ऑक्साइड जो बना है इसकी रिएक्शन दोबारा से हम किससे कराएंगे, सल्फाइड से कराएंगे। जो कॉपर ऑक्साइड बना है इसकी रिएक्शन फिर से किससे कराएंगे, सल्फाइड और से कराएंगे, और ऐसे में हमें मिल जाता है प्योर कॉपर 6Cu फॉर्म में और SO2 गैस जो कि बाहर हो जाएगी, ठीक है। एक बार करके दिखा देती हूँ मैं, कॉपर वाली रिएक्शन भी बहुत आसान रिएक्शन है, ऐसा कुछ नहीं है इसमें, बस बैलेंसिंग करना आना चाहिए आपको। Cu2S लिया हमने प्लस O2 ले लिया, O2 लेने के बाद हमारा क्या बनेगा, Cu2O यहाँ पे बन जाएगा और SO2 बन जाएगा, ठीक है। 3O2 ले लो ताकि इसको बैलेंस कर पाओ, 2Cu2O ले लो, 2Cu2S यहाँ ले लो, और 2 2 जा 4 और 6 2SO2 यहाँ पर ले लो, रिएक्शन बैलेंस हो गई। इसी 2Cu2O को उठाएंगे हम, फिर किससे रिएक्शन कराएंगे, Cu2S कॉपर सल्फाइड से रिएक्शन कराएंगे। जब कॉपर सल्फाइड से रिएक्शन कराते हैं 2 2 जा 4 एंड 2 6 कॉपर हमें यहाँ पे मिल जाते हैं, बाकी जो बदले में SO2 है वो रिलीज हो जाएगी। आसान है, ये गैस से एवापोरेट होकर बाहर निकल जाएगी, ठीक है। HgS और था, फर्नेस के साथ रोस्टिंग करा, HgO बनाया, फिर कंडेंसर Hg ड्रॉपलेट्स बन जाएंगे। तो क्वेश्चन कहां से आएगा, एक्सट्रैक्शन रिडक्शन मेथड्स, मतलब एक्सट्रैक्शन ऑफ लो रिएक्टिविटी मेटल कैसे करेंगे, तो आपको यही करके बताना है। कैल्सिनेशन क्या है, रोस्टिंग क्या है, वो भी हम पढ़ेंगे। अभी तो आपने क्या देखा है, रोस्टिंग देखा है, सल्फाइड ओर को रिमूव किया, ऑक्साइड में बनाया, ऑक्साइड के बाद फिर आपने क्या किया, मेटल को ले लिया, उसके बाद रिफाइनिंग अभी बताऊंगी मैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। मीडियम रिएक्टिविटी यानी कि आयरन एंड जिंक एक्सट्रैक्शन, रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन, यहाँ पर आ गया रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन क्योंकि मीडियम रिएक्टिविटी है। लो रिएक्टिविटी में हमेशा आपने देखा ना, हमें क्या मिलता है, सल्फाइड ही मिलता है, कार्बोनेट नहीं मिलता। कार्बोनेट हमें किस में मिलता है, मॉडरेट रिएक्ट में मिलता है। तो जहां पर हमें इंप्योरिटीज किसकी मिलेंगी, कार्बोनेट्स की मिलेंगी, कार्बोनेट्स को हमें डिकम्पोज कराना होगा, उस प्रोसेस को बोलते हैं कैल्सिनेशन। हीटिंग और इन लिमिटेड एयर, बहुत ज्यादा एयर नहीं देनी है, लिमिटेड एयर देनी है, टू रिमूव वोलेटाइल इंप्योरिटीज, ताकि हम जो वोलेटाइल इंप्योरिटीज हैं जो बहुत जल्दी वेपर्स बना के उड़ जाते हैं, उन इंप्योरिटीज को उड़ाने के लिए, मतलब हटाने के लिए या मॉइस्चर को हटाने के लिए कार्बोनेट्स को हम डिकम्पोज करा देंगे। इस प्रोसेस को हमने क्या कह दिया, कैल्सिनेशन। होता क्या है, ZnCO3, तो आपको पता है जहां कार्बोनेट मैंने आपको बोला है कार्बन डाइऑक्साइड हो गई होगा, तो कुछ ना सोच के आप देख लो, कार्बन डाइऑक्साइड कर दो अलग, भाई देखो रिएक्शन ही बैलेंस हो गई हमारी, तो हो गया ना। एट, याद रखना है टेम्परेचर कितना है, 673 केल्विन, ठीक है, कोई दिक्कत, लिमिटेड एयर देनी है बस। रोस्टिंग में क्या था, स्ट्रॉन्ग हीटेड, एक्सेस ऑफ एयर देनी है, इन कन्वर्ट्स सल्फाइड टू ऑक्साइड। सल्फाइड को क्या करेंगे, किस में कन्वर्ट करेंगे, ऑक्साइड में करेंगे, तो ZnS प्लस O2, एक चीज मुझे यहाँ पर देखनी, ठीक है, ZnS प्लस 3O2, तो क्या बनेगा, ZnO प्लस SO2, ऑक्साइड बना दिया हमने, बैलेंस करना है तो यहाँ पे 2 लगा दो, यहाँ 2 लगा दो, यहाँ 2 लगा दो, हो गया भाई, ठीक है। 2ZnS प्लस 3O2, 2ZnO प्लस 2SO2,
इस SO2 का इस्तेमाल किस में करेंगे? प्रोडक्शन फॉर H2SO4, H2SO4 बनाएंगे। ठीक है, इतना समझ आ गया। कैल्सिनेशन हो गया, रोस्टिंग हो गया। तो कार्बन रिडक्शन पोस्ट रोस्टिंग, क्या बोल रहे हैं भाई? रोस्टिंग के बाद का स्टेप क्या है? हम कार्बन से रिड्यूस्ड करा सकते हैं, क्योंकि कार्बन एक रिड्यूसिंग है, एजेंट है, रिडक्शन करा देता है। ठीक है, तो कार्बन जब रिडक्शन करा देगा, यहाँ पे आसानी से इन मेटल्स ऑक्साइड को हम क्या करेंगे? ZnO की रिएक्शन में कार्बन से कराऊंगी तो बनेगा कार्बन मोनोऑक्साइड, Zn अलग हो जाएगी। ऐसा सिर्फ और सिर्फ किसके लिए करना है हमें? मॉडरेट रिएक्टिव मेटल के लिए करना है। या कोई ऐसी मेटल ले लेंगे जो जिंक से कैसी हो? हाईली रिएक्टिव हो, जिंक को डिस्प्लेस कर देगी और मेटल को अलग कर देगी। ठीक है, तो सल्फाइड और कार्बोनेट ओर फर्स्ट कन्वर्टेड टू ऑक्साइड, चाहे कार्बोनेट ओर सही चाहे सल्फाइड ओर सही, दोनों को पहले हमने क्या बनाया? ऑक्साइड बनाया, है ना। देन रिड्यूस्ड बाय कार्बन और कोक, उसके बाद देखो रिड्यूस कराएंगे या तो कार्बन से या कोक से, इन द एब्सेंस ऑफ एयर, एयर की प्रेजेंट नहीं है यहाँ पर, एयर की प्रेजेंट यहाँ पर नहीं है, इन द एब्सेंस ऑफ एयर। ठीक है, जिंक फॉर्म जिंक ब्लैंड, जिंक किससे बनाएंगे हम? जिंक ब्लैंड से बनाएंगे, ZnS से बनाएंगे। तो ZnS और फ्रॉथ फ्लोटेशन रोस्टिंग, होता क्या है? ZnS और है, फ्रॉथ फ्लोटेशन हुआ, क्योंकि रोस्टिंग मैंने आपको बताया था फ्रॉथ फ्लोटेशन से होती है ना, और उसी टेक्निक से की जाएगी। कंसंट्रेटेड और मिल गया, उसके बाद रोस्टिंग करा दी, रोस्टिंग कराने के बाद हमें ये कुछ इस तरीके से दोनों मिल जाएंगे, क्या? रिएक्शन, क्योंकि बहुत हाई टेम्परेचर पर हो रहा है, 1673 केल्विन। याद रहेगा तो अच्छी बात है, बाकी अगर आप नहीं भी लिखेंगे चलेगा। करा दिया, रिडक्शन हो गया। डिस्टिलेशन, Zn वेपर कंडेंसेस, जो जिंक की वेपर है वो कंडेंस हो जाएंगी। तो अभी हमने क्या किया? चाहे कार्बोनेट और था चाहे सल्फाइड और था, दोनों को ऑक्साइड बनाया। ऑक्साइड बनाने के बाद हमने रिएक्शन करा दी कार्बन से या कोक से, और हमने क्या बना लिया? मेटल को सेपरेट कर लिया। ये गैस जो है वो अलग हो जाएगी इससे। ठीक है, और इस तरीके से हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, चाहे वो मॉडरेट रिएक्टिव मेटल हो चाहे वो लीस्ट रिएक्टिव मेटल हो, दोनों को ऑक्साइड बनाकर ही एक्सट्रैक्ट किया जाता है, फिर उसके बाद रिफाइन किया जाता है। यहाँ पर इसी बीच आती है थर्माइड रिएक्शन ऑफ आयरन। ठीक है, मॉडरेट रिएक्टिव मेटल है आयरन। ठीक है, और हम क्या लेंगे यहाँ पर? एल्यूमिनियम लेंगे। कार्बन से भी करा सकते हैं, अलग करा सकते हैं, बट हम यहाँ पे लेंगे एल्यूमिनियम। और एल्यूमिनियम से जब हम अलग कराते हैं तो हमें मिलती है हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जिसे हम कहते हैं थर्माइट रिएक्शन। इंपॉर्टेंट एग्जाम पर्पस से मैं लिख रही हूँ यहाँ पर, क्योंकि क्वेश्चन आ जाता है थर्माइट। एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, अभी बताया था मैंने। मॉडरेट रिएक्टिव मेटल को रिडक्शन कराने के लिए हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी करा सकते हैं। लीस्ट रिएक्टिव मेटल को हाईली रिएक्टिव मेटल के साथ रिएक्ट कराकर उसकी एक्सट्रैक्शन कर देंगे, और जिससे हमें प्योर मेटल मिल जाएगी। एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, तो लीस्ट रिएक्टिव कौन है? आयरन। आयरन है एल्यूमिनियम से, और आयरन की इंप्योरिटी है Fe2O3 एंड हैज अ स्ट्रॉन्गर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन, और इसकी एफिनिटी इससे ज्यादा है, मतलब ये इससे रिएक्ट जल्दी कर लेगा एज कंपेयर टू Fe2O3। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का बॉन्ड जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर बन जाएगा, एल्यूमिनियम ऑक्सीजन से ज्यादा क्या करता है? रिएक्ट कर लेगा। ठीक है, तो एल्यूमिनियम रिड्यूसेस आयरन 3 ऑक्साइड टू आयरन मेटल, एल्यूमिनियम ने रिड्यूस कर दिया आयरन को, आयरन ऑक्साइड को, किसमें? आयरन में। एंड इट सेल्फ गेट्स ऑक्सीडाइज्ड, खुद को क्या कर लिया? ऑक्सीडाइज्ड कर लिया, बना लिया एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो बहुत आसान है, Fe2O3 की रिएक्शन करानी है हमें, किससे करानी है? एल्यूमिनियम से करानी है। बैलेंस कर लेंगे, Al2O3 बन जाएगा, 2 ले लेंगे यहाँ पर, और 2Fe निकल जाएगा। भाई बस इतनी सी तो बात है, क्योंकि मैंने आपको बताया एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो लास्ट में आप लिख देंगे हीट, लॉट्स ऑफ हीट। ठीक है, प्रोड्यूस हो जाएगी। यही है हमारी थर्माइट रिएक्शन। बस जैसे यहाँ पे एक डायग्राम दिख रहा है, वेल्डिंग करते वक्त यही होता है, मोल्टन आयरन जो होता है वो यही होगा। पहले तो आप ये रिएक्शन देख ही रहे हो, अभी आपको मैंने बताया मोल्टन आयरन पिघला हुआ लिक्विड फॉर्म में, तो L लगाया है, Al2O3 सॉलिड फॉर्म में मिलेगा, ये जरूर लिख देना। ये एल्यूमिनियम पहले सॉलिड था, Fe2O3 भी सॉलिड था। तो Fe इन Fe2O3 आपको पता है। अब कहां पर रिडक्शन, कहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है? तो अगर मैं बात करती हूँ Fe2O3, फॉर्मूला कैसे बनाया होगा? Fe के नीचे 3 लिखा, ऑक्सीजन के नीचे 2 लिखा, Fe2O3, ऐसे ही तो बना फॉर्मूला। ठीक है, तो हमें ये पता चल गया आयरन यहाँ पर कितनी स्टेट पर है? +3 पर है, और यहाँ क्या जा रहा है? 0। जब ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी इंपॉर्टेंट है, +3 से 0 घट रही होती है, तो होता है रिडक्शन। क्या होता है? रिडक्शन। एल्यूमिनियम कितना था? 0, और 0 से पहुंचा 3+ पर,
एल्यूमिनियम यहाँ पर कितना होता है, +3 होती है ना एल्यूमिनियम की वैलेंसी, तो यहाँ पर 0 से +3 ऐड हुआ है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एडिशन, मतलब ऑक्सीडेशन। क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। दोबारा सुन लीजिए, मैं बताती हूँ, कोई भी एलिमेंट से ही अगर अपनी वो एलिमेंटल फॉर्म में है, किस फॉर्म में, एलिमेंट की फॉर्म है, जैसे Fe है, Al है, C है, O2 है, H2 है, Zn है, अपनी कोई भी एलिमेंट फॉर्म में, तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर होती है 0। अगर 0 से प्लस हो रही है तो मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है, अगर 0 से माइनस हो रही है तो रिडक्शन हो रहा है, +3 से 0 हो रही है तो फिर घट गई, तो क्या हुआ, रिडक्शन हुआ, +3 से +2 हो गई, फिर से रिडक्शन हो गया। तो याद रखना है, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है, 0 से +3 हो रही है, बढ़ रही है, तो मिलेगा ऑक्सीडेशन, अगर +3 से 0 हो रही है, घट रही है, तो मिलेगा रिडक्शन। तो यहाँ पे देखो +3 से 0 हो रही है, रिडक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है। एल्यूमिनियम 0 से +3 हुआ है, 0 से +3 हुआ है, तो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है। अब आपको कैसे समझ आएगा गेन इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन? एक बात बताओ, आयरन जब Fe+3 फॉर्म में था, तो इसका मतलब है इसने अपने इलेक्ट्रॉन किसको दिए, ऑक्सीजन को दिए, ठीक है, और Fe हो गया, अलग से हो गया, तो जो इलेक्ट्रॉन थे वो इसने अपने वापस ले लिए, वापस लिए तो क्या कर लिया ना, इलेक्ट्रॉन का गेन कर लिया। एल्यूमिनियम अपने सिंगल फॉर्म में था, तो उसका मतलब इस पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा थे, और जब एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो गया तो इसने इसको इलेक्ट्रॉन देने पड़े इसके साथ बॉन्ड बनाने के लिए, तो इसने अपने इलेक्ट्रॉन का लॉस कर लिया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। कितना आसान है। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर रेलवे ट्रैक पर वेल्डिंग की जा रही है, और देखो कितनी सारी हीट वगैरह निकल रही है। बाकी वेल्डिंग करते हुए आपने देखा होगा ना, भैया चश्मा लगाते हैं, है ना, और बहुत सारे स्पार्कल से निकल रहे होते हैं, क्योंकि हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, इसीलिए, इसी वजह से इसको बोलते हैं थर्माइट रिएक्शन ऑफ आयरन, ठीक है। It is highly exothermic. A very large amount of heat is produced. The temperature is so high that iron is obtained in molten form. ठीक है, हाईली एक्सोथर्मिक है, वेरी लार्ज अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होती है, टेम्परेचर भी बहुत हाई होता है, इसी वजह से जो आयरन होता है वो कैसा हो जाता है, मोल्टन फॉर्म में मिलता है। जो आयरन होता है वो हमें कैसा मिलता है, पिघला हुआ मिलता है। वैसे ही जैसे बाहर का टेम्परेचर उसके वजह से कूल डाउन होकर सेटल डाउन हो जाता है। तो दो जगह जो खाली है उसमें हमें जोड़ना है, कहते हैं ना यार वेल्डिंग कराने पड़ेगी, टूट गया है, तो वेल्डिंग कराने का मतलब क्या है, जो टूटी हुई चीज है उसमें क्या जोड़ देंगे, मोल्टन पिघला हुआ लोहा भर दिया जाएगा, वो पिघला हुआ लोहा बाद में सेट हो जाएगा, और वो जो होल था या वो जो टूटी हुई चीज थी वो फिर से जुड़ जाएगी। किस वजह से किया हमने, इस रिएक्शन की वजह से किया। क्लियर है। यूज्ड फॉर वेल्डिंग रेलवे ट्रैक्स एंड रिपेयरिंग क्रैक्ड मशीन पार्ट्स। आ गया ना, टूटे हुए मशीन पार्ट्स को जोड़ने के लिए, रेलवे ट्रैक अगर टूट गए हैं तो उनकी वेल्डिंग के लिए इसी थर्माइट रिएक्शन का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्माइट रिएक्शन ऑफ मैग्नीज, मैग्नीज की थर्माइट रिएक्शन करानी है, तो एल्यूमिनियम रिड्यूस करेगा मैग्नीज डाइऑक्साइड टू फॉर्म मैग्नीज मेटल। फिर से मैग्नीज डाइऑक्साइड है, और एल्यूमिनियम जो होता है वो ज्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू मैग्नीज, ठीक है। तो यह आसानी से डिस्प्लेस कर देगा, रिएक्शन वही बनेगी Al2O3, मैग्नीज अलग हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लगा दीजिए 2, और यहाँ लगा दीजिए फिर 2, 2 3 जा 6, और यहाँ लगा दीजिए 3, यहाँ लगा दीजिए आप 4, बैलेंस्ड है 2Al2O3 4Al, ठीक है, बैलेंस हो गई। और हमारा जो मैग्नीज है वो कितना हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, बिल्कुल सही, ठीक है। फिर से याद रखना है, ये हमें सॉलिड फॉर्म में मिलेगा, मैग्नीज हमें लिक्विड फॉर्म में मिलेगा। ये पहले सॉलिड था, ये पहले MnO2 भी सॉलिड था, सॉलिड सॉलिड लिक्विड सॉलिड। और कैसी है, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो लास्ट में याद रखना है हीट भी ऑब्टेन्ड होती है, ठीक है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन समझाया था मैंने, MnO2 सॉरी MnO2, Mn की यहाँ पे स्टेट है 4 +4 है। अब आप बोलोगे मुझे कैसे पता, मैग्नीज की 4 होगी, देखो ध्यान से सुनना, हमारा फॉर्मूला बन रहा है MnO2, ऑक्सीजन की वैलेंसी तो 2 होती है, अगर मैग्नीज 2 होती तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाता, इसका मतलब है मैग्नीज की स्टेट 2 नहीं, कितनी है 4 है, ठीक है। और 4 का जब हम 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4 करेंगे तो आएगा Mn के नीचे 2 और O के नीचे 1, ठीक है, MnO2 आ गया फॉर्मूला हमारा MnO2। +4 से मैग्नीज 0 पर जा रहा है, तो भाई जिस मेटल का रिडक्शन हो रहा है ना, जिस मेटल का रिडक्शन हो रहा है उसी की ऑक्सीडेशन स्टेट घट रही है, तो देखो रिडक्शन हो रहा है, इसी का तो हो रहा है रिडक्शन। कौन कर रहा है, ये कर रही है, इसकी पहले 0 थी, अब क्या हो गई +3,
0 से क्या पहुंचा +3 पर, तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। कितना तो आसान है। अगर आपसे पूछ लेगा किस में रिडक्शन किस में ऑक्सीडेशन, आप बता देंगे इजीली। बाकी आता है व्हाई दिस इज आल्सो अ थर्माइट रिएक्शन। अभी अभी मैंने बताया क्योंकि लॉट्स ऑफ हीट इवॉल्व हो रही है, वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज इवॉल्व, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ थर्माइट रिएक्शन। मैग्नीज इज ऑब्टेन्ड इन द मोल्टन स्टेट ड्यू टू इट हाई टेम्परेचर। जैसे लोहा वेल्डिंग करते वक्त लोहा पिघला हुआ बनता है, वैसे ही मैग्नीज भी एल्यूमिनियम से जब रिएक्ट करता है तो पिघला हुआ मैग्नीज हमें मिलेगा। इसे कहते हैं थर्माइट रिएक्शन ऑफ मैग्नीज। ठीक है, तो हमने क्वेश्चन कैसे आएगा, एक तो थर्माइट रिएक्शन से आ जाएगा, एक आएगा आयरन और मैग्नीज को किससे रिड्यूस कराते हैं, और जैसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है तो दोनों को हम किससे रिड्यूस करा रहे हैं, एल्यूमिनियम से करा रहे हैं। एल्यूमिनियम से जब रिएक्ट कराते हैं तो क्या होता है, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाती है, और इस रिएक्शन को थर्माइट रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, कॉमन रीजन फॉर बोथ रिएक्शन। दोनों में क्या कॉमन था, तो पहली बात तो दोनों में कॉमन था एल्यूमिनियम, दूसरा कॉमन था दोनों का रिडक्शन हो रहा था, तीसरा कॉमन था दोनों लिक्विड स्टेट में मिल रहे थे, और चौथा कॉमन था कि दोनों में हाई हीट ऑब्टेन्ड हो रही थी, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन थी। तो ये चीज हमें कुछ कॉमन मिली। एल्यूमिनियम इज वेरी हाई इन द रिएक्टिविटी सीरीज, सो इट कैन डिस्प्लेस Fe एंड मैग्नीज फ्रॉम देयर ऑक्साइड्स। एल्यूमिनियम हाईली रिएक्टिव है, इसलिए आसानी से आयरन को और मैग्नीज को उनके ऑक्साइड से डिस्प्लेस कर देता है। Both reactions are redox reaction, displacement reaction and highly exothermic reaction। दोनों में ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है, दोनों एल्यूमिनियम डिस्प्लेस कर पा रही है आसानी से। एंड तीसरा पॉइंट था बताया था, सो मच हीट ऑब्टेन्ड हो रही है, एंड जो मेटल मिल रही है वो हमें कौन से फॉर्म में मिल रही है, मोल्टन फॉर्म में। आसान है। हाई रिएक्टिविटी एल्यूमिनियम, सोडियम एंड मैग्नीशियम। अगर हम बात करते हैं इसकी, तो वेरी रिएक्टिव मेटल सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड एल्यूमिनियम कैन नॉट बी रिड्यूस्ड बाय कार्बन, दे बॉन्ड ऑक्सीजन टू स्ट्रांगली। जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होती हैं लाइक सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, कैन नॉट बी रिड्यूस्ड बाय कार्बन, ये कार्बन से रिड्यूस्ड नहीं होती क्योंकि कार्बन से ज्यादा रिएक्टिव होती है मेटल, आसानी से रिड्यूस नहीं होंगी, और इनका जो बॉन्ड होता है कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड से ज्यादा स्ट्रांग होता है किसी मेटल का ऑक्सीजन से बॉन्ड। और जब मेटल का ऑक्सीजन से बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग है तो कार्बन क्या नहीं कर पाएगा, इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, रिडक्शन नहीं कर पाएगा, और मेटल उससे अलग नहीं हो पाएगी। ऐसी कंडीशन में हमें करना होता है इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। क्या कराना होता है, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन ऑफ मोल्टन कंपाउंड्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है द बॉन्ड ऑक्सीजन टू स्ट्रांगली ऑफ द विद द मेटल। ठीक है, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन कराना है तो बहुत आसान है, हमने पहले भी कराया हुआ है। कैथोड लेना है, एनोड लेना है, और दोनों को बैटरी से जोड़ देना, प्लस माइनस। ठीक है, अगर मैंने बोला ये प्लस है ये माइनस है, ठीक है, तो प्लस वाला क्या होता है, एनोड, माइनस वाला क्या होता है, कैथोड होता है, बीच में क्या लगा दी हमने, बैटरी। ठीक है, अब याद रखना है हमें यहाँ पर NaCl जो लेना है वो एक्वस NaCl नहीं लेना। क्वेश्चन आता है व्हाई इन इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन NaCl इज नॉट एक्वस इन फॉर्म, क्योंकि अगर मैं एक्वस NaCl लूंगी तो हमने एसिड बेस इन सॉल्ट में पढ़ा था, जब NaCl Na+Cl नेगेटिव में कन्वर्ट होता है तो Cl2 गैस इवॉल्व हो जाती है। ठीक है, और यहीं पर अगर एक्वस फॉर्म में होगा तो H+OH नेगेटिव अलग हो जाते हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाती है, और इसी तरीके से हमें मिलता है NaOH। क्या मिल जाता है हमें, NaOH। और जब ये NaOH मिल जाएगा तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। हमें तो भाई NaCl से Na चाहिए था, यहाँ तो हमें प्योर फॉर्म में सोडियम मिला ही नहीं, तो इसीलिए हमें यहाँ पर एक्वस NaCl नहीं लेना है, हमें क्या लेना है, NaOH। क्या लेना है हमें यहाँ पर, सॉरी मोल्टन NaCl। ठीक है, क्यों नहीं लेना, क्योंकि हमारा NaOH कन्वर्ट हो जाएगा, और हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल कर रहे हैं, और एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल करते वक्त हमें ये ध्यान रखना है कि हमें प्योर मेटल चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए हमें। तो अगर मैंने एक्वस ले लिया, H2O को NaCl के साथ मिक्स कर दिया तो रिएक्शन हो जाएगी, NaOH मिलेगा, Cl2 गैस मिलेगी और हाइड्रोजन गैस मिल जाएगी, जो मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए, जो हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था। ठीक है, आपको क्या चाहिए, एक्वस ना चाहिए बल्कि मोल्टन। एक्वस के बदले क्या लेंगे आप, मोल्टन NaCl लेंगे, और जब मोल्टन NaCl लेते हैं तो आयनाइज हो जाता है आसानी से। इसका मतलब हुआ जब जैसे ही आपने मोल्टन NaCl लिया और इलेक्ट्रिसिटी पास कराई मोल्टन NaCl में, आपने क्या किया,
इलेक्ट्रिसिटी पास कराई, और इलेक्ट्रिसिटी पास कराने पर Na+ अलग हुआ और Cl- अलग हो गया। जैसे ही Na अलग होगा, Cl- अलग होगा, वैसे ही हमें सोडियम प्योर फॉर्म में मिल जाएगा। देखो सबसे अच्छी बात है केमिस्ट्री में, आप जानते हैं जो लाइक चीजें होती हैं, एक जैसी होती हैं, वो एक दूसरे को रेपेल करती हैं। पॉजिटिव पॉजिटिव को रेपेल करेगा और नेगेटिव नेगेटिव को रेपेल करेगा, और जो अनलाइक चीजें होती है यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो अगर मैं देखूं कैथोड और एनोड, मुझे सोडियम कहाँ मिलना चाहिए? नेगेटिव पर, मतलब कि कैथोड पर। तो मुझे एनोड पर क्या मिलेगा? एनोड पर मिलेगा Cl2 गैस। समझ आया या नहीं आया? आसान है बहुत। तो हमने पहले ही समझ लिया है कि कैथोड कौन सा है, एनोड कौन सा है। एनोड हमारा पॉजिटिवली चार्ज होता है और कैथोड हमारा नेगेटिवली चार्ज होता है। अगर मैं कैथोड पर रिएक्शन देखती हूँ तो कैथोड हमारा नेगेटिवली चार्ज है, तो सोडियम आएगा बेचारा प्लस वाला, अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन से लेगा और बनाएगा क्या? सोडियम। ठीक है। एनोड पर क्या होगा? एनोड होगा, एनोड हमारा होता है पॉजिटिवली चार्ज और इस पर क्लोरीन नेगेटिव आएगा। ठीक है। और अपना एक इलेक्ट्रॉन जो इन्होंने सोडियम से लिया था उसको दे देगा और बना लेगा Cl2 गैस। क्योंकि दो क्लोरीन है तो दो क्लोरीन निकल जाएंगे, दो क्लोरीन से इलेक्ट्रॉन, और क्या बन जाएगा? Cl2। Cl2 किस फॉर्म में मिल जाएगा हमें? फिर गैस फॉर्म में मिल जाएगा। कहां पर ऑब्टेन्ड होगा क्वेश्चन आएगा? तो एनोड। और अगर बात आती है सोडियम कहां ऑब्टेन्ड होगा, कहां मिलेगा आपको? तो कैथोड। पूछेगा एनोड पे कौन सी रिएक्शन हो रही है, तो यहाँ पे मैंने आपको कर दिखाई है, बाकी मेरी पीपीटी में ऑलरेडी प्रेजेंट है। Na+ इलेक्ट्रोनेगेटिव सोडियम, 2Cl- Cl2 अलग, दो इलेक्ट्रॉन अलग हो जाएंगे। ठीक है। इसी तरीके से एल्यूमिनियम भी हाई रिएक्टिव मेटल में आता है और कैल्शियम भी, तो दोनों तीनों को हम इसी प्रोसेस के थ्रू अलग कर लेंगे। तीनों में, चाहे वो एल्यूमिनियम हो या सोडियम हो या कैल्शियम हो या पोटेशियम हो, कोई भी सही, हमें सारे के सारे मेटल्स किस पे मिलेंगे? प्योर मेटल्स कैथोड पर मिलेंगे। और सारे जो इम्प्योरिटीज है वो हमें किस पे मिलेंगी? एनोड पर मिलेंगी, चाहे वो ऑक्साइड्स की हो चाहे वो क्लोराइड्स की हो। वैसे ही एल्यूमिनियम Al2O3 है ना, इलेक्ट्रोलाइसिस इन क्रायोलाइट, इसका भी इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं। इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो हमने ये 3 रिएक्टिविटी देखी, लो, मीडियम एंड हाई। लो में हमने देखा था सिल्वर एंड कॉपर, मीडियम में हमने देखा जिंक एंड आयरन, हाई में हमने देखा था एल्यूमिनियम एंड सोडियम। रिएक्शंस हम देख चुके हैं ऑलरेडी यहाँ गिवन है। बाकी मेथड आपको मैंने बताए थे, रोस्टिंग और सेल्फ रिडक्शन से ही होता है लीस्ट रिएक्टिव मेटल में। यहाँ पर कार्बन रिडक्शन भी होता है एंड रोस्टिंग भी होती है, मतलब कि सल्फाइड ओर्स को भी डिस्प्लेस किया जाता है, और यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइसिस देखा था। अब आते हैं रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स, जो कि लास्ट स्टेप है फॉर लीस्ट एंड मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स के लिए। लीस्ट एंड मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स। तो अब तक क्या हो रहा था कि रोस्टिंग करने के बाद, जैसे पहले हमें मेटल सल्फाइड फॉर्म में मिल रही थी, ठीक है, या कार्बोनेट फॉर्म में मिल रही थी, या हमें कार्बोनेट फॉर्म में मिल रही थी, तो इसे हमने क्या बनाया था? ऑक्साइड बनाया था। ऑक्साइड के बाद हमने इसे मेटल बनाया था। अब मेटल के बाद हम इसे रिफाइनिंग करके क्या बनाएंगे? प्योर मेटल बनाएंगे। ठीक है। जब यहां तक स्टेप होने के बाद हम यहाँ क्या करा रहे थे? रिडक्शन करा रहे थे। रिडक्शन दो तरीके से हो रहा था, या तो कार्बन से रिडक्शन कराओ या फिर किसी हाईली रिएक्टिव मेटल से डिस्प्लेस करा दो। हाईली रिएक्टिव मेटल से क्या करा दो? डिस्प्लेस, जो कि हमने थर्माइट रिएक्शन में देखा। ठीक है। उसके बाद रिफाइनिंग करा दो, और रिफाइनिंग के बाद प्योर मेटल को अलग कर लो। तो अभी रिफाइनिंग लास्ट स्टेप बचा है। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, रिफाइनिंग भी कैसे की जाती है? इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग की जाती है। इम्प्योर मेटल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ओर्स बाय सेलेक्टिवली डिसॉल्विंग एंड रीडिपोजिटिंग प्योर मेटल यूजिंग इलेक्ट्रोलाइसिस। इम्प्योर मेटल को हम क्या कराएंगे? डिपोजिट करा देंगे और धीरे धीरे से प्योर मेटल में कन्वर्ट करेंगे। ये वही इम्प्योर मेटल है जो अभी हम एक्सट्रैक्शन ऑफ ओर करते आ रहे थे, चाहे वो रोस्टिंग कर रहे थे या कैल्सिनेशन कर रहे थे, किसी से रिडक्शन करा रहे थे। ठीक है। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट प्योर मेटल डिसॉल्व फ्रॉम द एनोड। प्योर मेटल डिसॉल्व हो जाएगी एनोड से, एंड कहां डिपोजिट हो जाएगी? कैथोड, एट कैथोड। तो प्योर मेटल पॉजिटिव पर, कैथोड हमारा किस पे लगा हुआ? नेगेटिव पर। मेटल पॉजिटिवली चार्ज होती है, अट्रैक्ट होकर कहां जाएगी? नेगेटिवली चार्ज पर। ठीक है। एंड डिपोजिट होगी कैथोड पर, लीविंग इम्प्योरिटीज बिहाइंड, जिसे हम कहते हैं एनोड मड। जो इम्प्योरिटीज मिल जाएंगे उसे हम क्या बोल देंगे? एनोड मड बोल देंगे और इम्प्योरिटीज बोल देंगे। ठीक है। क्योंकि
अभी जो मेटल्स मिली है हमें रिडक्शन कराने के बाद, उसमें अभी भी इम्प्योरिटीज हैं कुछ, और जो इम्प्योरिटीज है उनको हमें सेपरेट करने के लिए हमें बस इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ही करा सकते हैं। जब हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग कराते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं, तो जो प्योर मेटल होती है वो सेपरेट हो जाती है और नेगेटिवली चार्ज कैथोड पर अट्रैक्ट हो जाती है। सारी प्योर मेटल उस पतले से कैथोड के पास जाकर स्टिक हो जाएगी और कैथोड को थिक कर देगी। जो एनोड थिक था वो धीरे धीरे डिपोजिट करेगा सारी मेटल और इम्प्योरिटीज को, वो खुद कैसा हो जाएगा, थिन हो जाएगा। बस इतना ही करना होता है, बिल्कुल भी टफ नहीं है। जल्दी से देख लेते हैं स्टेप बाय स्टेप। इलेक्ट्रोड हमने बनाया इम्प्योर मेटल वाले को, ये देख रहे हो ना, इम्प्योर मेटल को हमने क्या बना दिया, एनोड बना दिया, ठीक है। पॉजिटिवली चार्ज से अटैच करेंगे, एक सेकेंड, ये है हमारा इम्प्योर, इसमें मैंने ध्यान नहीं दिया, ये कैथोड, ठीक है। ये हमारा इम्प्योर मेटल है कैथोड, ठीक है, कैथोड पर लगा हुआ है थिन प्योर मेटल स्ट्रिप एज कैथोड, ठीक है। थिन जो एनोड है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। डायग्राम में ना ऑलरेडी गलत लगा हुआ है, एक सेकेंड, इसे मैं थोड़ा सही कर देती हूँ बेटा, ये इमेज थोड़ी गलत है, ठीक है। ये पॉजिटिवली चार्ज होगा और ये कैथोड जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है। हाँ, तो हम क्या कर रहे हैं, जो इम्प्योर मेटल है ब्लॉक एज एनोड पॉजिटिव, थिन प्योर मेटल स्ट्रिप एज कैथोड नेगेटिव। ये मेटल की थिन स्ट्रिप बनाई है, इसे हमने क्या बोला है, कैथोड बोला है। और जो मोटी सी स्ट्रिप बनाई है वो पॉजिटिवली चार्ज है, जो इम्प्योर मेटल की है, ठीक है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। फिर होता क्या है कि इलेक्ट्रोलाइट कराएंगे, सॉल्यूशन ऑफ द मेटल सॉल्ट। हमने जिसका, जैसे मान लीजिए कॉपर की इम्प्योरिटीज ली है और मैंने कॉपर ही लगाया, थिन जो मेटल ली है वो क्या ली है, कॉपर ही ली है, तो ऐसे में मुझे सल्फेट, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन को ही लेना होगा, या कॉपर के भी किसी सॉल्ट सोल्यूशन को ही लेना होगा, ठीक है। समझ आ गया। तो हमें याद रखना है कि एक हमने इम्प्योर मेटल ली है, एक हमने उसी की प्योर मेटल की थिन स्ट्रिप ली है। जो इम्प्योर मेटल ली है वो मोटी ली है, बहुत मोटा लिया हुआ है एनोड, ठीक है, और जो प्योर मेटल ली है वो थिन स्ट्रिप ली है, पतली ली है। रीजन क्या है, क्योंकि धीरे धीरे सारी मेटल इस पे चिपक जाएगी, और जब चिपकेगी ऐड होगी तो कैसी हो जाएगी, देखो मोटी हो जाएगी। पहले इतनी पतली सी थी, इस पर धीरे धीरे स्टिक हुई तो कैसी हो जाएगी, मोटी हो जाएगी। इसलिए हम पहले से कैसे लेते हैं, थिन लेते हैं कैथोड को, ठीक है। और उसके बाद जो हमने सोल्यूशन लिया है जिसकी वजह से आयनाइज होगा, है ना, वो कॉपर सल्फेट, जिस मेटल को हमने ब्लॉक लिया था ना पतला, उसी का कोई सॉल्ट सोल्यूशन लेते हैं, तो हमने यहाँ पे ले लिया कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। एनोड मेटल ऑक्सीडाइजेस लूजेस इलेक्ट्रॉन, एनोड मेटल क्या करेगी, ऑक्सीडाइज होगी, इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगी, आयंस एंटर इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। एनोड में देखो कॉपर सॉलिड था, कॉपर 2+ और 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। कैथोड पर क्या आ रहा है, यही कॉपर 2+ 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर फिर से कॉपर सॉलिड बनाएंगे, और यहाँ पर धीरे 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 डिकम्पोज होने लगेगी, और सारी मेटल कहाँ चली जाएगी, इस पर चली जाएंगे। मेटल आयन कॉपर माइग्रेट टू कैथोड, मेटल आयन माइग्रेट टू कैथोड, मेटल आयन देखो यहाँ से आए, इलेक्ट्रॉन से मिले और कहा माइग्रेट कर गए, कैथोड पर माइग्रेट कर गए, ठीक है। गेन इलेक्ट्रॉन डिपोजिट एज प्योर मेटल, जैसे इलेक्ट्रॉन गेन हो जाएंगे और डिपोजिट हो जाएगा एज प्योर मेटल, कहां पर डिपोजिट हो गया, प्योर मेटल पर, ठीक है, जैसे यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। एनोड श्रिंक, अब देखो एनोड हमने मोटा लिया था, तो अब एनोड कैसा हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, सारे इसमें से क्या निकल गए, कॉपर के पार्टिकल्स निकल गए। कैथोड ग्रोस थिकर, और कैथोड कैसा होता जाएगा, थिकर होता जाएगा, कैथोड थिकर विद प्योर मेटल, प्योर मेटल के साथ थिक हो जाएगा, ठीक है। इम्प्योरिटीज की बात करें, सॉल्युबल वन स्टेन सॉल्यूशन इनसॉल्युबल फ्रॉम एनोड मड एट बॉटम, तो सॉल्युबल वन स्टेन सॉल्यूशन, जो सॉल्युबल होंगी वो सॉल्यूशन के साथ होंगी, और जो इनसॉल्युबल होंगी वो एक इम्प्योरिटीज इकट्ठी हो जाएंगी, एनोड मड बना लेंगे एट बॉटम, जैसे कि गोल्ड भी हो सकता है, थोड़ा बहुत सिल्वर भी हो सकता है, ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होंगे तो इसलिए ये इकट्ठे हो जाएंगे और बनाएंगे क्या, एनोड मड। तो बहुत आसान स्टेप्स हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमने क्या लिया था, एनोड लिया था, वही एनोड जो हमें कैल्सिनेशन रोस्टिंग से जो मेटल मिली थी, उसी मेटल का हमने एनोड बनाया। प्योर मेटल का हमने कैथोड बनाया, जो पतली स्ट्रिप ली थी हमने इलेक्ट्रोलाइसिस करा दी, सल्फेट सोल्यूशन, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन ले लिया था। जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास कराई तो जो इम्प्योर मेटल थी उसमें जितना भी मेटल था हमारा वो अट्रैक्ट हो गया नेगेटिव की तरफ, पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है, और कैथोड को कैसा बना दिया, थिकर बना दिया, और एनोड फिर से कैसा हो गया बेचारा, डिपोजिट होते होते एनोड पतला हो गया, ठीक है। जो इम्प्योरिटीज थी वो सॉल्युबल थी, वो सॉल्यूशन के अंदर रह गई, और जो इनसॉल्युबल थी वो इकट्ठी हो गई, जिसे हमने एनोड मड कह दिया,
इसी तरीके से इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग कर कर हम किसी भी मेटल को क्या कर सकते हैं, प्योर बना सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। कोरोजन, ये लास्ट टॉपिक है हमारे इस चैप्टर का, जिसमें मेटल खराब हो जाती है, कोरोड हो जाती है, ग्रेजुअली डिग्रेडेशन होने लगता है, डिस्ट्रक्शन होने लगता है। जो प्योर मेटल होती है वो अपनी फॉर्म में एग्जिस्ट ना कर कर ऑक्साइड बना लेती है और क्या करती है, मेटल कोरोड हो जाती है। तो ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल मतलब धीरे धीरे, एकदम से तो नहीं हो जाएगा कि एक दिन में जंग लग के खत्म, ऐसा तो नहीं होता। तो धीरे धीरे ग्रेजुअली डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल होगा बाय केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन विद देयर एनवायरनमेंट, जहां पर होती है वाटर वेपर्स, साथ ही साथ होते हैं ऑक्सीजन, किसी किसी को चाहिए होती है कार्बन डाइऑक्साइड, इतनी सारी चीजें मिलेंगी, उसके बाद मेटल कोरोड होती है। ठीक है, प्राइमरीली आयरन फॉर्मिंग रस्ट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर। अगर मैं खाली और खाली आयरन की बात करती हूँ तो उसको केवल और केवल ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर चाहिए, बस वाटर चाहिए। ठीक है, जिससे क्या होगा, फास्टेशन होगी और धीरे 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 आयरन डिपोजिट होने डिकम्पोज होने लगेगा, यानी कि डिस्ट्रक्शन होने लगेगा, मेटल कन्वर्ट हो जाएगी रस्टिंग ऑफ मेटल में। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ रस्टिंग की बात करते हैं, रस्टिंग अकर्स बाय रिडॉक्स रिएक्शन। रस्टिंग के अंदर भी कौन सी रिएक्शन होती है, रिडॉक्स होती है, मतलब एक जगह रिडक्शन तो एक जगह ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, अब जब हम बात करते हैं रिडॉक्स में, तो यहाँ पे इसी तरीके से ये प्रोसेस है। आपको ये वाली रिएक्शन याद रखनी है ओवरऑल, जो एग्जाम में पूछी जाती है। होता है क्या है, Fe प्लस O2 प्लस H2O, ये मिलकर बनाएंगे Fe2O3 डॉट, अब मान लीजिए मैंने XH2O लिया है तो XH2O बन जाएंगे। ठीक है, समझ आ रहा है। अगर मैंने यहाँ पे 2H2O लिए हैं तो इधर 2H2O बन जाएंगे। तो उसके हिसाब से हम बैलेंस कर लेते हैं। इसे कहते हैं हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, क्योंकि आयरन की वैलेंस यहाँ पे 3 है तो फेरिक लेंगे, अगर 2 होती तो फेरस लेते। ठीक है, रेडिश ब्राउन कलर का जो रस्ट है वो ऑब्टेन हो जाएगा। अगर आप देखना चाहो एनोड और कैथोड पर जो रिएक्शन हो रही है, तो Fe जो है वो Fe2 प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। ऑक्सीजन प्लस 2H2O 4 इलेक्ट्रॉन लेकर 4OH नेगेटिव बना लेता है। बाकी अगर आप ये नहीं लिखेंगे चलेगा, क्योंकि आपके एग्जाम में ये नहीं पूछा जाएगा, बस ये पूछा जाएगा कहां पर ऑक्सीडेशन, कहां पर रिडक्शन हो रहा है और ओवरऑल रिएक्शन क्या है, ये ध्यान रखना जरूरी है। तो ओवरऑल रिएक्शन समझा दिए, होता क्या है, मॉइस्चर चाहिए मतलब वाटर चाहिए, और क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। देन आयरन कन्वर्ट हो जाएगा Fe2O3 में, यानी कि फेरिक ऑक्साइड में, एंड साथ में हम लेंगे यहाँ पर हाइड्रेटेड वर्ड यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर डॉट XH2O, जितने भी वाटर मॉलिक्यूल्स है मिलकर बनाते हैं क्या, रस्ट। ठीक है, रिक्वायर मॉइस्चर एंड ऑक्सीजन सॉल्ट एक्सिलेटेड बाय इंक्रीजिंग कंडक्टिविटी, ये आपको एंड्रोन डायग्राम दिख ही रहा है जो आयरन नेल का बना हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देख ही रहे होगे कि हमने यहाँ पे ट्यूब ए लिया, ट्यूब बी लिया, ट्यूब सी लिया। ट्यूब ए के अंदर एनसीईआरटी डायग्राम है, ट्यूब ए के अंदर एयर है। ठीक है, और इस एयर के साथ वाटर भी है, तो रस्ट लग गया। देखो ये ऑरेंज कलर नजर आ रहे हैं ना, डॉट डॉट डॉट, ये क्या है, रस्ट है। ठीक है, यहाँ पर हमने लिया ऑयल और यहाँ पे लिया बॉइल्ड वाटर, पर यहाँ पे कोई एयर से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह से इस पे आयरन नेल पे कोई भी रस्ट नहीं है। यहाँ पर हमने लिए ड्राई एयर, एनहाइड्रस CaCl2, ये क्या करता है, सारे एयर को जो भी है वो एब्जॉर्ब कर लिया है, तो यहाँ पे कोई भी एयर नहीं है, कोई मॉइस्चर नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो जिसकी वजह से यहाँ पर कोई भी रस्ट नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, तो बताया गया इस कंडीशन के अंदर एयर एंड वाटर, इन दोनों का मिलना बहुत जरूरी है, तभी क्या लगेगा, रस्ट लगेगा। एक में एयर नहीं है, वाटर है, और एक में ड्राई एयर है पर वाटर नहीं है, तो उसका मतलब क्या हुआ, रस्ट नहीं लगेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग कोरोजन, क्या क्या फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं कोरोजन को। प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर एंड ऑक्सीजन एसेंशियल इलेक्ट्रोलाइट्स, स्पीड अप रस्टिंग। तो बोला गया अगर नमक कोई इलेक्ट्रोलाइट है NaCl है ना, या मॉइस्चर है या ऑक्सीजन है, तो रस्टिंग बढ़ जाती है। ठीक है, अगर हम कोई इलेक्ट्रोलाइट डाल देते हैं तो इस प्रोसेस को और भी वो फास्ट कर देगा। मॉइस्चर ऑक्सीजन है तो जल्दी रिएक्ट होगी। ठीक है, एसिड्स और कार्बन डाइऑक्साइड एंड एयर इंक्रीज रेट, अगर कोई एसिड और कार्बन डाइऑक्साइड एयर में बढ़ गया तो भी रेट बढ़ जाता है। मैंने जैसे आपको बताया कि कुछ रिएक्शन में हमें कार्बन डाइऑक्साइड की भी जरूरत होती है, जैसे कॉपर। कॉपर में क्या होता है, कॉपर ऑक्साइड बनता है, फिर हाइड्रोक्साइड वाटर से रिएक्ट करता है तो हाइड्रोक्साइड बनता है।
और कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कर कर CuCO3 बनाता है। तो यहाँ पर कॉपर, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड वाटर, इन सबसे रिएक्ट कर कर ये रस्ट का फॉर्मूला है कॉपर के, जिसे कहते हैं बेसिक कॉपर कार्बोनेट, कहते हैं बेसिक कॉपर कार्बोनेट। ठीक है, साथ ही साथ बोलते हैं कॉपर हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड, कॉपर कार्बोनेट। तो कॉपर को रस्ट लगाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड बहुत जरूरी है, ऑक्सीजन भी एंड वाटर भी, तभी रस्ट लगेगा। ठीक है, और ये रस्ट जो होता है वो ग्रीन कलर का होता है, जैसे कहते हैं मैलेचाइट ग्रीन कलर, मैलेचाइट डार्क ग्रीन कलर। ठीक है, सिल्वर में कोरोजन होता है सल्फर की वजह से, जिसे कहते हैं सिल्वर सल्फाइड AgS, क्योंकि हमारे जो एयर होती है उसमें सल्फर प्रेजेंट होता है और ये सल्फर सिल्वर से रिएक्ट करता है, ना कि ऑक्सीजन, और जिसकी वजह से ब्लैक हो जाता है सिल्वर, Ag2S। ठीक है, ड्राई कंडीशन और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन प्रिवेंटेड, अगर ड्राई कंडीशन दे दी जाए और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो तो क्या हो जाएगा, प्रिवेंट होगा। ठीक है, रस्टिंग अच्छे से, मतलब जल्दी से नहीं होगी, बच जाएगी। तो ऐसे में कब, जब मॉइस्चर नहीं है, ड्राई कंडीशन से, या ऑक्सीजन नहीं है वहां पर आप रस्ट से बच सकते हैं। बाकी प्रिवेंशन मेथड्स होते हैं, जैसे आप जानते हो सालों सालों से घर में पेंटिंग होती आ रही है, लोहे की चीजों को पेंट कर दिया जाता है ताकि रस्ट ना लगे, क्योंकि बैरियर बना दिया। ऑयलिंग कर सकते हैं, ग्रीजिंग कर सकते हैं, ताकि एयर और मॉइस्चर से ब्लॉकिंग हो जाए, एयर और मॉइस्चर डायरेक्टली कांटेक्ट में मेटल के नहीं है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है गैल्वेनाइजेशन, जिंक की कोटिंग कर देते हैं ऑन आयरन, इस प्रोसेस को कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। मोर रिएक्टिव होता है जिंक, इसलिए आयरन पर क्या हो जाएगा, एक लेयर चढ़ा लेगा, प्रोटेक्टिव लेयर। इसी प्रोसेस को हमने क्या कह दिया है, गैल्वेनाइजेशन, जिसकी वजह से भी रस्ट नहीं लगता है। अलॉइंग की बात करते हैं, आयरन को अगर कार्बन के साथ मिक्स कर लेते हैं तो स्टील बना लेते हैं, अगर उसमें क्रोमियम ऐड कर देते हैं तो उसे स्टेनलेस स्टील बना लेते हैं। इन दोनों तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अलॉइंग करके बचा सकते हैं। अगर स्टेनलेस स्टील की बात करते हैं तो क्रोमियम ऐड कर देते हैं, जो ऑक्साइड के लेयर को और भी ज्यादा प्रोटेक्टिव बनाता है। इसलिए कहते हैं ना, ये स्टील की कोई सामान लेके आ रहा है, भाई ये तो 20 रुपए में मिल रही है चम्मच, लेकिन ये तो 100 रुपए की, वो कहेगा भाई स्टेनलेस स्टील है, कभी इस पे जंग नहीं लगने वाली। इसका मतलब क्या है, भाई क्रोमियम यूज किया गया उसमें। कैथोडिक प्रोटेक्शन, कनेक्ट आयरन टू मोर रिएक्टिव मेटल, मैग्नीशियम या फिर जिंक एज सैक्रिफाइड एनोड और यूज इम्प्रेस्ड करंट। तो बोला गया है कैथोडिक प्रोटेक्शन कर कर किसी भी हाई रिएक्टिव मेटल या मोर रिएक्टिव मेटल के साथ हम क्या कर सकते हैं, एनोड पे ले सकते हैं और उसे धीरे धीरे क्या कर सकते हैं, करंट के थ्रू एक लेयर बना सकते हैं। एनोडाइजिंग, एनोडाइजिंग भी कुछ इसी तरीके से है। इलेक्ट्रोकेमिकल ऑक्सीडेशन फॉर्म्स थिक ऑक्साइड ऑन एल्यूमिनियम। एनोडाइजिंग करते हैं, जैसे एल्यूमिनियम के वेसल्स पर खाना नहीं बना सकते डायरेक्टली, क्योंकि एल्यूमिनियम ऑक्सीजन से बहुत जल्दी रिएक्ट करता है, इसलिए हम इसे क्या बनाते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना देते हैं पहले से ही। अब जब एल्यूमिनियम ऑक्साइड का कुकर बन गया तो ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा नहीं, और जब रिएक्ट नहीं करेगा तो वो हमारे लिए इतना हार्मफुल नहीं होगा। तो इलेक्ट्रोकेमिकल ऑक्सीडेशन से हमने क्या किया, एल्यूमिनियम पर धीरे धीरे थिक ऑक्साइड की लेयर ऑलरेडी लगा दी, और जिसकी वजह से पहले से ही वेसल कैसा बना है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का। तो ये सारे तरीके जिससे हम मेटल को प्रिवेंट कर सकते हैं फॉर कोरोजन, कोरोजन से बचा सकते हैं। मेटल कोरोजन का मतलब है मेटल का खराब होना। रस्टिंग आयरन के लिए नाम लिया गया। बाकी जैसे मैंने आपको बताया, कॉपर के लिए हम यूज कर रहे हैं बेसिक कॉपर कार्बोनेट, कोरोजन है ना, सिल्वर टार्निश हो जाती है, सिल्वर के लिए वर्ड यूज किया जाता है टार्निशिंग, टार्निश्ड। सिल्वर कैसी होती है, टार्निश होती है, कैसे कलर की हो जाती है, ब्लैक कलर की हो जाती है। किसकी वजह से होती है, सल्फर की वजह से होती है। ठीक है, चलिए ओके, आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा अच्छे से। सारी चीजें हमने बहुत अच्छे से की हैं, हर एक टॉपिक को कवर किया है इस वन शॉट वीडियो के अंदर। तो अपने फ्रेंड्स को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय, थैंक यू। तो इसमें लेकर आ गए हम सोडियम, और सोडियम को मैं आपको कट करके दिखाने वाली हूँ कि जब ये कट होता है तो कितना ज्यादा सिल्वर होता है। ये देखो बिल्कुल शाइन कर रहा है ना, इतना अच्छा वाला, कितना अच्छा शाइन कर रहा है। अब इसको आपको पता है, अगर मैं वाटर से रिएक्ट कराऊंगी तो आप सभी जानते हैं। तो अभी तो ये ऑक्साइड की लेयर बन गई है इसके ऊपर, ठीक है, और मैं इस एक्सपेरिमेंट को करते हुए भागने वाली हूँ, क्योंकि आपको भी पता है कि क्या होगा। होने वाला है, ओह माय गॉड, यस सही था, इतना दूर खड़ी थी। आप लोग घर पे ट्राई मत करना प्लीज, और अगर आप कर रहे हो तो थोड़ा सेफ्टी के साथ। ओके, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो जल्दी से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो भाई।